चीन ताइवान की टेंशन के बीच बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव, एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी कायम। हालांकि निफ्टी इंट्राडे लो से करीब 200 अंक सुधरा। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी। कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले सरकारी बैंक, रियल्टी और ऑटो में गिरावट। एनबीएफसी शुरू में भी दबाव, लेकिन फार्मा सेक्टर में जोरदार खरीदारी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.5% ऊपर। पहली तिमाही में गेल के अच्छे नतीजे, मुनाफा करीब 9% बढ़कर 2,915 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू में भी बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव। बाजार को अब ब्रिटानिया के नंबर्स का इंतजार। कल आएंगे ऑटो दिग्गज एमएनएम के पहली तिमाही के नतीजे। 68% बढ़ सकता है मुनाफा। रेवेन्यू में करीब 50% की मजबूती संभव। वहीं 12 गुना बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा। मार्जिन्स में भी तकड़ा उछाल संभव। और फॉर्च्यून टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तगड़ी उछाल। इस साल कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान बढ़कर 104 पर पहुंची। नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और ये अगला 1.5 घंटे का कार्यक्रम कमाई का अड्डा आप देखेंगे मेरे और आशीष के साथ। लेकिन इस वक्त याद रखिएगा, ऑन एक्सपायरी डे जो एक टिपिकल वोलेटिलिटी होती है वो बाजार पे पुरजोर तरीके से हावी है। आज क्या हुआ, घटनाक्रम अगर आप देखें किस तरीके का रहा, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा। हर चीज को सोचने और समझने से पहले याद रखिएगा कि इस मंथ का डेटा क्या था। हर चीज को सोचने से पहले इस मंथ का डेटा था कि जब इस मंथ की शुरुआत हुई थी, जरा प्लीज एक बार आप चार्ट्स लेके आइए निफ्टी के। जब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई थी, इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो हम कहीं ट्रेड कर रहे थे 16,600 की ट्रेजेक्टरी में। मार्केट ने फोकस किया पहले 17,000 पे और बेस्ट केस में 17,500। ये वीकली और अगस्त के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पिवट पॉइंट था और वो निफ्टी ने आज अचीव कर लिया था। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी खुल के याद रखिएगा। आज सुबह हमने सारे ट्रेड्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के अपनी सुबह की रणनीति के मुताबिक 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में बुक किए और फिर हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी को चेक करने के लिए कि क्या ये 17,476 और 533 की ट्रेजेक्टरी को पार कर रहा है कि नहीं। एक स्पेकुलेटिव आज का ऑप्शन लिया था 30 रुपए पे, लेकिन वो क्रैश हो गया। तो हमने एक छोटा सा, अगर आप देखें, स्पेकुलेटिव ट्रेड लिया था, जीरो और हीरो, बट वो क्रैश हो गया। बट स्टिल मैं कहूंगा अब हमारे पास डेटा नहीं है। आशीष कार्यक्रम में मौजूद है इस वक्त, थोड़ा विलंब हो गया था उन्हें आने में, लेकिन आशीष अब हमारे पास इस रेंज का डेटा नहीं है और कल एक इवेंट भी है। मेरे ख्याल से थोड़ा न्यूट्रल रहना ठीक रहेगा आशीष। ना विलंब नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब कह रहे थे तुम हेडलाइन पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, वीरू को पढ़ने तो सारी। तो मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था मेरी बारी का। वीरू की आवाज नहीं जा रही। लाइए भाई, भारतीय बाजार एक बार स्क्रीन में। वीरू ने बढ़िया समझा दिया आपको मार्केट्स का मोमेंटम। थोड़ा सा और आगे बातचीत करेंगे। जो बड़ा इवेंट है कल का वो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल सिर्फ 20 घंटे दूर कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक का आज डे 2 है। कल वो बैठक खत्म होगी। 10 बजे पॉलिसी, 12 बजे वो आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलिसी इसीलिए क्योंकि स्ट्रीट में कंफ्यूजन है। कल गवर्नर साहब या एमपीसी फाइनली डिसाइड क्या करता है। वो कंफ्यूजन इस बात का है कि दरें बढ़ेंगी, ये सब मान रहे हैं, 25, 50 या कई लोग 35, ज्यादातर लोग 35 की तरफ बढ़ गए। तो देखना होगा दरअसल क्या फाइनल फैसला आता है। और जिस तरह की चेंजिंग डायनामिक्स हैं, चेंजिंग डायनामिक्स मतलब इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, मॉनसून बेहतर हुआ पिछली बार से अब तक की तस्वीर के बीच में, कच्चा तेल नरम पड़ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये सब चीजें बदली हैं। तो देखना होगा दरअसल एमपीसी के बाद गवर्नर साहब की कमेंट्री क्या रहती है आगे की ट्रेजेक्टरी और आउटलुक को लेकर। खैर, पहले निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे। तो वीरू ने बताया आपको भारतीय बाजार दबाव में आधे % के आसपास की कमजोरी। एक समय ये कट काफी डीप हो गया था, तो हम शुरुआत ठीक ठाक करी थी हमने। उस ठीक ठाक शुरुआत 17,490, एक बार इंटरडे दिखाइए डायरेक्टर साहब, 490 तक के लेवल्स इंटरडे में छुए थे
उसके तब हम 100 पॉइंट निफ्टी में उछाल के साथ ट्रेड करते हैं। 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी जब स्लिप हुआ तो 225 पॉइंट नीचे गिर गया। 325 पॉइंट का ये स्विंग था ऊपर से, और अब वो जो 225 पॉइंट नीचे वाला 100 पॉइंट की कमजोरी, नीचे से रिकवर हुए। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन और चाइना ताइवान टेंशंस एस्केलेट होते हुए, चाइना एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है 4 दिन की, आज से शुरू हुई है। तो आई एम श्योर इस बीच आपने कुछ खबरें सुनी होंगी। एक्सपायरी के दिन खबरों को जरा छान के लीजिएगा। जो चाइना मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और वो ताइवान स्ट्रेट में मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, वो अपनी ड्रिल कर रहा है, ना कि इस समय ताइवान पे अटैक कर रहा है। वो इंटिमिडेट कर रहा है लेकिन वो अपनी ड्रिल कर रहा है। तो इस तरह की बीच में खबरों के चक्कर में वो एकदम से स्लिप हुआ, शार्प सेल ऑफ आया, और उसके बाद बाजार ने रियलाइज किया कि अभी तो चाइना सिर्फ अपनी ड्रिल ही कर रहा है, तो रिकवरी के मोड पे आया। तो एक्सपायरी के दिन जब इस तरह की खबरें आए तो थोड़ा ध्यान रखा करिए। सीएनबी आवाज पे तो हमने खैर डिटेल में कॉल ले लिया है कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी, इस तरह की कोई भी न्यूज आएगी तो पहले उसे वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद ही चलाया जाएगा। अच्छा, इस बीच ग्लोबल मूड कैसा है ये बता देता हूं। यूएस कल 2.25% उछला था, आज सुबह फ्यूचर्स इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप देखिए फ्यूचर्स इस समय फ्लैट, यूरोप इस समय मजबूती के साथ है, फ्लैट है, 0.5%, 1%, इस तरह से बेंचमार्क्स उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया जो बंद हुआ है, जो बंद होने की कगार पे है, सब बेहतर कर रहे हैं। ये हम हैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हम हैं जो दबाव में है, और वो उसकी वजह है कि हमने आउट परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छा दिखाया है। हम जो 6 दिन से उछल रहे थे या जून मिड से जो रैली पकड़ी थी, वो आउट परफॉर्मेंस स्टार्क था अपने ग्लोबल पीयर्स के सामने। शायद इसीलिए एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा अनवाइंडिंग का प्रेशर, लेकिन हम थोड़ा सा नर्वस हो गए एक्सपायरी के दिन वो खबरों के बीच में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं एलिमेंट्स बता ही रहा हूं तो इंडिया विक्स को रेड आप रखिएगा। मैं लास्ट चेक कर रहा था, इंडिया विक्स 8-9% ऊपर, ऑलमोस्ट 20 की ट्रेजेक्टरी पर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप डेवलप इवॉल्विंग, इन सबको रेड आप रखिए। मजबूती है फार्मास्यूटिकल्स में, वो सुबह इंडिकेशन थे जब सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करते स्क्रीन पे जाते वक्त। तो फार्मा बेहतर करता हुआ, मेटल्स बेहतर कर रहे हैं, और सिलेक्टिवली आईटी अभी भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं ये पॉकेट्स। लेकिन दबाव दरअसल बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, बैंक निफ्टी अभी भी 1% की कमजोरी, और इनफैक्ट एक समय तो 750 गिर गया था निफ्टी बैंक, अभी भी 350 पॉइंट की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। वीरू ठीक है, वो जीरो ट्रेड जो आपने बात करी थी, लेकिन अब जिस तरह से वॉलेटिलिटी ग्रिप करी, वॉलेटिलिटी तो खैर पिछले 3 दिन की हाईलाइट है, हम रेजिलिएंट हों, लेकिन वॉलेटिलिटी हाईलाइट बनी अच्छे मूव्स के बाद। क्या लग रहा है, क्या रीडिंग लग रही है? देखिए आशीष, क्योंकि मैं इसलिए पता है आज सुबह भी एक्सपायरी के पोल वोल जितने पार्टिसिपेंट्स थे सब कॉन्फिडेंस के साथ उतरे थे इस बाजार में, और स्क्रीन थोड़ी डिसअपॉइंट कर रही है। आशीष देखिए, एक बहुत लॉजिकल टारगेट था, 17,500। वो मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा पॉइंट था, मेरे आज सुबह आपने कमेंट्री सुनी होगी कि इस पॉइंट पे आके अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करने की सोचिएगा। फ्यूचर्स को खड़ा करने का मतलब नहीं था उस वक्त, ठीक है। और लेकिन ये फीलिंग भी थी आशीष, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग था, ये फीलिंग भी थी कि कहीं हम इसको पार न कर जाए। 17,476 और 533 पार कर जाते ना आशीष, तो और बड़ा स्विंग भी आ जाता। बाजार हल्का होना चाहता था, और आई थिंक इस ड्रिल, आई थिंक कुछ हद तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी इसमें काम करती है काफ़ी अपना, तो वो जो रिस्क एलिमेंट था वो एकदम से आया, और लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अच्छा समझा। आशीष, वॉलेटिलिटी रोज थी, कल भी थी, परसों भी थी, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी थी। वो कंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी इसलिए थी क्योंकि जहां पे भी एफआईएस ने पुट बेची रोज बरोज, बाजार उससे रिकवर कर गया। लेकिन आज नहीं, आज इंट्राडे का जो स्विंग है ना आशीष, ये टिपिकली दिखाता है कि बाजार ने अपना एक बहुत लॉजिकल टारगेट पूरा कर लिया। आशीष, अब मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। हमने एक दिशा को बहुत अच्छी तरीके से खेला, अच्छे फ्यूचर्स प्रॉफिट बुक करे, एक ट्रेड चेक लिया, वो क्रैश हो गया, वो नहीं चला। अब मेरे पास इस रेंज का डेटा नहीं है आशीष। अब मुझे डेटा तब मिलेगा या तो आज हम मॉर्निंग का हाई क्रॉस कर दें, या फिर इस रिट्रेसमेंट के बाद ऑन बोथ इंडेक्सेस निफ्टी एंड निफ्टी बैंक आशीष, या तो मॉर्निंग के हाई को क्रॉस कर दें, या फिर एक डिसेंट रिट्रेसमेंट के बाद। ये जो विक्स बढ़ा है ना इसका आशीष, इसका मतलब यही है, लेट द मार्केट रिट्रेस होने दीजिए, किसी पिवट पॉइंट पे बेस बनाए, फिर आपको जब विजिबल हो अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कल से कमेंस होगा, पुट राइटर्स कहीं ग्रिप ले रहे हैं तो एक कॉल लेंगे। यहां पे कॉल लेना
निफ्टी की और निफ्टी बैंक की एक टिपिकली स्पेकुलेटिव ट्रेड होगा, उसमें किसी का भी गैस वर्क अच्छा हो सकता है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। मैं लॉजिकली आशीष अब री एंट्री नहीं करूंगा, मेरे को डेटा चाहिए दोबारा री एंट्री करने के लिए। आशीष, डेटा चाहिए दोबारा री एंट्री करने के लिए। हमने बहुत अच्छी तरीके से इस मोमेंटम में एंजॉय करा है। अब थोड़ा साइडलाइन पे बैठते हैं, जब डेटा कुछ कंफर्मेशन देगा तब फिर कुछ आगे बात बनेगी। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स आप बना के लाते हैं ना, वो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उस पे जाऊंगा। लेकिन पहले निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, वो रिलायंस और प्राइवेट बैंकिंग या फिर बैंकिंग एज अ स्पेस, ये पूरी पॉकेट दिक्कत करती हुई। रिलायंस दबाव में, आपकी स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी उठाइए, आज वो पॉकेट थोड़ा सा दबाव में। यही सब वो हैवी वेट्स हैं जो दरअसल निफ्टी को 100 पॉइंट नीचे खींचते हुए इस समय नजर आएंगे। लाइए भाई, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक डायरेक्टर साहब जरा फायर करिए। एक बार क्विकली बता देता हूं, उसके बाद जो पैनल है उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे इस समय के उनके बेहतरीन ट्रेड्स कौन से। घुमाएंगे नहीं क्या? आएगा, स्टार्ट किया उन्होंने। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स आज अच्छा कर रहे हैं, 2.5% का उछाल। नेस्ले मजबूत 2%। उसके बाद देखिए ल्यूपिन, इतने खराब नंबर्स, सुबह सब चर्चा कर रहे थे दूर रहने की वीकनेस की, क्या घूमा है ल्यूपिन। पिटा हुआ स्टॉक था, दायरे में फंसा हुआ था वीकनेस ऑफ हाई ट्रेड करने के बाद, और आज एकदम 5-5.5% का उछाल। जाइडस लाइफ, इसकी तो कुछ यूएस एफडीए से कुछ देर पहले अप्रूवल का अपडेट भी आया, शायद उसका फायदा भी, और फार्मास्यूटिकल आज स्वीट स्पॉट में है। 4.5% जाइडस लाइफ भी मजबूती। तो देखिए, 3 फार्मा, 1 एफएमसीजी, डिफेंसिव, ये आउट परफॉर्म कर गए आज के बाजार में। मंदी, दबाव कहां पे है? टाटा कंज्यूमर। ये टाटा कंज्यूमर में आज सुबह खुलते से ही किसी ने एक सेल कॉल इनिशिएट भी करी थी, वीकनेस जब दिख रही थी। मैं कहा था भैती साहब थे, कौन था? टाटा कंज्यूमर 3.5% का दबाव। गुजरात गैस, मिक्स नंबर्स, कमजोर मार्जिन, 4.5% की कमजोरी। एनटीपीसी बहुत अच्छे चलने के बाद ये पावर स्टॉक्स देखिए, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सब कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स पे आगे अपने पैनल से बातचीत भी कर लेंगे। दिखाइए अब आज के पैनल को। आप सबको गुड आफ्टरनून। गावा सर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गावा सर, ये इस समय का कोई दमदार ट्रेड, इस समय का कोई टॉप कॉल? इस समय का डिफेंसिव ट्रेड है ऑन द लॉन्ग साइड, वो है सिंजीन। लगता है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए सिंजीन में। आज फार्मा स्टॉक्स में तेजी है, सिंजीन कुछ हरकत दिखा रहा है। सिंजीन का स्टॉप होना चाहिए 558 का या 560 का, बस। अपसाइड 582 पॉसिबल है सिंजीन। सिंजीन तो भाई फार्मा पे ही बैट करना है, डिफेंसिव पे ही बैट करना है। अच्छा कर रहा है, गावा सर कह रहे हैं दमखम है, मजबूती और आगे देखने को मिलेगी, तेजी और तूल पकड़ सकती है। पालविया साहब, गुड आफ्टरनून। पालविया साहब, 2 बजे का ट्रेड कौन सा है, या 2 बजे ने कहा कि 2:10 का ट्रेड कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो फार्मा स्पेस पे ही फोकस है आज, क्लियरली स्टैंड आउट करते हुए दिख रहा है ये सेक्टर, और उसमें हम सिप्ला पे बाय करने की सलाह देंगे। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे करीब 1010 के आसपास, उसके ऊपर के लेवल, उस लेवल को ये सरपास करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। हमें लगता है आज जिस तरीके से फार्मा स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो यहाँ पे सिप्ला फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आ सकते हैं करीब 1065 से 1070 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें करीब 1010 के आसपास। तो सिप्ला बाय करने की सलाह रहेगी। रखिए भाई सिप्ला को रडार पे। एक प्रेफर्ड कॉल आता हुआ, सिप्ला बहुत बढ़िया मूव करता हुआ, और आज सुबह जब 4 का चौका लिया था, सिप्ला पे सस्ता ऑप्शन का ट्रेड भी आया था। 1040 का कॉल लाइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। 1040 का कॉल लिया गया था 16 रुपए 70 पैसे पे। 23 रुपए में चल रहा है, 24 के टारगेट थे। आई एम श्योर इस दौरान शायद 24 के लेवल टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया होगा। शुभम का वो सस्ता ऑप्शन सुबह 9:40 का टारगेट अचीव करता हुआ, और फ्रेश बाय कॉल इस समय जनरेट करते हुए पालविया साहब। तो हम दरअसल फार्मा की रैली को बढ़िया सुबह से एंजॉय कर रहे हैं। कल जैसे आईटी एंजॉय करी थी, सिप्ला एक केस इन पॉइंट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे टारगेट अचीव होते हुए, और पालविया साहब कह रहे हैं अभी भी सिप्ला में एक बाय बनता है, अभी भी खरीदारी करने के मौके। सचिन आए, गुड आफ्टरनून। सचिन, क्या है आज का टॉप ट्रेड?
गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2 लॉन्ग ट्रेड्स ऑलरेडी डिस्कस हुए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया है। स्टॉक का नाम है पिरामिल एंटरप्राइजेस। ओवरऑल और स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर एक करेक्टिव एक्शन बरकरार है, बट आज मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट में एक वीकनेस आई थी, उसने अपने 1700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को वापस एक बार रिविजिट किया था। एंड जिस तरीके से 30 मिनट्स पे एक इनवर्स फ्लैग फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। तो अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करने की सलाह होगी पिरामिल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है 1734 पे, एंड टारगेट ऑन द लोअर साइड रखना है 1660 पे। पिकवाली करनी है पिरामिल एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। ओके, पीएल पे अगर आप देखें आपकी सेल कॉल है, जरा प्लीज इस चार्ट को स्क्रीन पे लिखे आइएगा क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। और 2 लॉन्ग्स के बाद एक शॉर्ट आया है, तो बैलेंस्ड याद रखिएगा अप्रोच है। पीएल इज नाउ ट्रेडिंग एट डे लो। यस, खराब चार्ट भी है और अपनी पिछले 4 दिन के बेस को इसने वॉलेट किया है इस स्टॉक ने, तो एक अच्छी शॉर्ट कॉल आती हुई यहाँ पर। आशीष शत्रुमुता जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को? अब देखिए आज थोड़ी सी कंफर्म थोड़ी सी अनकंफर्म न्यूज़ ने बहुत ही एक बड़े क्रिटिकल लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग को अगर आप देखें जनरेट कर दिया। ऐसे में अब क्या अप्रोच रखें, क्या पिक करें, क्या अवॉइड करें, आप क्या लेके चल रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए मैं थोड़ा सा कॉशियस मुझे लग रहा है कि व्यू बन रहा है, क्योंकि कोई बहुत अच्छी क्लैरिटी बाजार में आ नहीं रही। और जब इस तरह की वोलेटिलिटी बाजार में बन जाए, हम देख रहे हैं इंडिया विक्स भी बढ़ी और निफ्टी ने पहले तो 4 दिन के हाईस को आज पहले क्रॉस किया और उसके बाद उन्हीं 4 दिन के लोस को ब्रेक कर दिया। तो ये काफी वोलेटाइल सेशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत कन्विक्शन ट्रेड अभी मेरे तरफ से मैं शायद अवॉइड करूंगा, बट डेफिनेटली एक बास्केट जो मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले बात हुई फार्मा की, तो इसी बास्केट में मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर जो सिप्ला और दूसरे स्टॉक्स की बात हुई, इसके अलावा मुझे लगता है सन फार्मा एक स्टॉक है जहां पे अच्छी बेस बिल्डिंग शुरू हुई है। और साथ ही साथ वीरेंद्र 5 दिन पहले एक वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ स्टॉक ने 1.25 करोड़ का वॉल्यूम किया था और 950 रुपए के हाईज बने थे। उसके बाद 3 दिन की एक डिप आई और आज मुझे लगता है स्टेबिलिटी स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा में मैं लॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा। 940 950 के ट्रेडिंग के लक्ष्य सन फार्मा में देखने को नजर आ सकते हैं, बट बाजार के टेक्सचर को देख के मुझे लगता है बहुत एग्रेसिव होना इस समय कुछ खास ट्रेड बनता हुआ यहाँ पे मुझे नजर नहीं आता। ओके, सन फार्मा में आपने लॉन्ग कॉल ली है। देखिए 2 फार्मा ट्रेड्स आए अभी, और सिप्ला की प्रॉपर्टी क्या है? सिप्ला वीकेंड पे नंबर्स आए थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे, और फिर इसने एक मंडे को हाई क्रिएट किया था 1035 का, 1028 का माफ कीजिएगा। आज 2 दिन की टर्बुलेंस के बाद उसको पार कर गया। इसके नंबर आए थे फ्राइडे को जब आशीष शर्मा कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद 3 दिन स्टॉक रिट्रेसमेंट में रहा, वो प्रॉफिट्स जो थे और वो जो लॉन्ग ट्रेड्स थे वो अनवाइंड हुए, और आज अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज से इस स्टॉक ने फिर से क्लाइम करना शुरू कर दिया है। तो ये फार्मा की एक्यूट स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर है, जब स्टॉक अपने इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी वॉलेट ना करें। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और आपका कन्विक्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए मार्केट की जहां तक बात है, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना ये है कि जब तक क्लोजिंग आपको 17,200 के नीचे ना देखने को मिले, तब तक आपको एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल नहीं लेना चाहिए। कन्विक्शन आइडिया एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। तो आईसीआईसीआई जीआई लुम्बार्ड, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2 दिनों से 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज जब गिरावट देखने को मिली तो 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। तो आईसीआईसीआई जीआई में बिकवाली करिए 1211 के, आपको स्टॉप लॉस रख के 1165 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई जीआई, ये आपकी कन्विक्शन कॉल है, आपकी स्क्रीन पे 1195 पे इट्स सेल कॉल। ये एक वीक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, वीक स्ट्रक्चर है, और अमूमन अगर आप देखें इसने पिछले 1-1.5 महीने में बाजार के किसी भी अपसाइड में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आते हैं, देखिए वो स्टॉक्स 1-2 डिस्कस कर लेते हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम सुबह सुबह बन रहा था लेकिन बाद में कोलैप्स हो गया। लेट्स ब्रिंग एलएनटी। एलएनटी रिट्रेस हो के आया है 1777 पे, 1777 पे।
मैं इसलिए यहाँ पे एक टेक चेक ले रहा हूँ। मैं बहुत दिल से, अगर आप देखें, इस स्टॉक पे बात करने की कोशिश कर रहा था। जिन स्टॉक्स ने बहुत दिनों बाद कुछ पिवट लेवल वॉलेट करने की कोशिश करी है, इस स्टॉक ने अभी तक 18 जुलाई से लेके अब तक कभी भी 10 डिमांड वॉलेट नहीं किया था, लेकिन आज वॉलेट कर रहा है। सचिन, आपकी राय क्या कहती है इस पे? जस्ट चेक ऑन LNT, आज क्या एक रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसने दिया है और किस लेवल के नीचे अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर जाना चाहिए LNT पे? आज सुबह ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इसने भी पार्टिसिपेट किया प्रॉफिट बुकिंग में। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पिछले वेडनेसडे इसने एक हाई बनाया था 1820 के लगभग, एंड वहां से अगर हम डेटा को थोड़ा सा कोरिलेट करें तो वहां पर क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा था। एंड पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो क्लियरली वहां पर भी काफी मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस थे, तो लगभग ये अच्छे संकेत होते हैं जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फिर एक मूव अनलॉक होती है। एंड जिस तरीके से इसने आज अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की चाल मेंटेन रखी है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये जो एक रेजिस्टेंस बना है 1820 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा फर्म है। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं, तो लगभग ये जो करेक्टिव वेव है, मुझे लग रहा है 1730 से लेके 1700 के आसपास स्विंग होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है वो वहां से मुनाफा बांधना चाहिए। एंड ऑन अ डिक्लाइन समवेयर क्लोज टू द सपोर्ट, मुझे लग रहा है वापस एक री एंट्री करने का मौका मिलेगा। एक काफी सब्सटैंशियल रैली के बाद ऐसे फॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक सेकेंडरी मूव या फिर एक करेक्टिव मूव यहाँ पर ऑलरेडी इन एक्शन है। एंड 1820 के ऊपर मुझे लग रहा है वापस एक बार मोमेंटम अनलॉक होगा। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 1735 के करेक्टिव पे ही आपको खरीदारी करनी है ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए सचिन, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और एक सस्ता ऑप्शन रेडी रखिए। कुछ देर बाद 4 का चौके का पहला एलिमेंट, आज का सस्ता ऑप्शन आने वाला है सचिन के सौजन्य से। इस बीच आपको बता दूं, कल की क्रेडिट पॉलिसी सुबह 10 बजे अनवेल होगी और CNBC आवाज पे एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। उस पॉलिसी में आपकी, उस पॉलिसी से पहले, उस पॉलिसी के बाद डीकोड, जो भी अनाउंसमेंट होगी बढ़िया तरीके से डीकोड करते हुए हम नजर आएंगे। तो पॉलिसी के प्लीज वो पैनल को भी क्विकली दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। और जो एलिमेंट की शुरुआत करी थी हम लोगों ने टॉप कॉल्स लेने की, तो एक होता साहब स्क्रीन पर है, पहले होता साहब से भी उनकी आज की एक टॉप कॉल ले ली जाए। शेर खान में होता साहब, मैंने अकाउंट खुलवाया, आपको जो पैसे दिए, पहला कौन सा स्टॉक इस समय दिलवा रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष। फार्मा के साथ ही जाऊंगा। फार्मा में बहुत स्ट्रेंथ है और जिस तरह का मार्केट में अभी रनअप हुआ है लो से, एक सेक्टर रोटेशन की वजह से भी मुझे लग रहा है फार्मा कैन आउट परफॉर्म इन नियर टर्म। तो यहाँ पे एक स्टॉक है टोरेंट फार्मा। रिजल्ट बहुत ही हेल्दी थे Q1 के, और उसका जो कमेंट्री था आगे के आउटलुक की तरफ, वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग था। कंपनी ब्राजील में, इंडिया में आउटलुक बहुत स्ट्रांग दे रही है, उनको मार्केट शेयर गेन करने की बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाय करके चलना चाहिए। अभी स्टॉक 27 टाइम्स FI24 पे ट्रेड हो रहा है, ऊपरी स्तरों से गिरा हुआ स्टॉक है, तो यहाँ पे रीरेटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी बाय की सलाह रहेगी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1820। कल इसी समय सब एक्सपर्ट्स आईटी पे दाव लगवा रहे थे और आज सुबह तक वो आईटी के कल के लगाए दाव बढ़िया कमाई करा के गए। और आज ज्यादातर सब ने जो टॉप कॉल्स इस समय दी वो फार्मास्यूटिकल्स हैं। कौन सी? टोरेंट फार्मा, सिंजीन, सिप्ला और सन फार्मास्यूटिकल्स। 2 अलग जो कॉल्स आई हैं उसमें एक तो 2 सेल हैं, बाकी ये सब तेजी की तरफ के कॉल्स। पिरामल एंटरप्राइजेज और ICICI लंबार्ड, ये 2 सेल कॉल्स इस समय की। और कुछ ही देर में हमारे साथ KEC इंटरनेशनल के MD और CEO विमल केजरीवाल साहब जुड़ने वाले हैं, लेकिन अब समय हो गया है आज का सस्ता ऑप्शन का। सचिन, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, इनफैक्ट कल भी हमने इसे स्पॉट किया था इसी चैनल पे, एंड स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। लगभग एक अच्छे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 दिनों में हुआ है एंड वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर काटने की तैयारी हो रही है, जो लगभग 2000 के आसपास प्लेस्ड है। ये 2000 पे ही कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे एंड कल के डेटा से कंपेयर करें तो वहां पर थोड़े से शिफ्ट
ऑलरेडी शिफ्ट होने चालू हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम लगभग 2130 तक एक्सटेंड होना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2085 के आसपास के स्विंग्स मुझे लग रहा है कंफर्टेबली बनने चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 2000 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अराउंड 92 93 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 75 के आसपास का, एंड मुझे लग रहा है लगभग 145 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आने चाहिए 1 से 2 दिनों में। खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के 2000 के कॉल ऑप्शन में। राइट, बढ़िया। और ये ट्रेड रेडार पे आया भी था, सही कह रहे हैं। कमजोर नतीजों के बाद वो एकदम से घूमा था उसी दिन, उसके बाद से लगा था स्ट्रेंथ। जब घूमा था तब बहेती साहब ने पकड़ा भी था, सचिन ने मेंशन कर रखा है, और दीपक नाइट्राइट फिर रेडार पे है। 2000 के लेवल्स को पार करता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया मूव बन रहा है। सचिन कह रहे हैं आसानी से 2085 और शायद इवेंचुअली 2130 तक दीपक नाइट्राइट जा रहा है। और उस तेजी को बनाने का तरीका 2000 का कॉल खरीद लीजिए। 98 99 पे था जब सचिन ने स्क्रीन पे मेंशन करा, जब स्क्रीन पे आया डायरेक्टर साहब ने जब दिखाया 145 के टारगेट्स यहां पे हासिल हो जाएंगे। ये तो हो गया आज का 4 का चौके का पहला एलिमेंट। कुछ देर बाद 4 का चौके का दूसरा एलिमेंट है, वो होता साहब से जानेंगे आज का एक बढ़िया मिड कैप फंडा। लेकिन इस बीच केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमन केजरीवाल सर जुड़ते हुए। केजरीवाल सर, स्वागत है आपका। और आप स्टॉक दिखाइएगा और थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइएगा, तो उसमें दिखेगा आपको लोअर लेवल से क्या बढ़िया मोमेंटम जून ऑनवर्ड्स केईसी इंटरनेशनल के स्टॉक ने पकड़ा है। हालांकि ऑफ हाई ट्रेड का उसमें कोई शक नहीं, पर अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम, और नंबर्स रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। केजरीवाल साहब, आय में 31% का उछाल, तो ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग तो अच्छी रही है हमेशा केईसी की। ये क्या एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, लार्जली उसका फायदा मिलना शुरू हुआ है? हाँ, देखिए आशीष जी नमस्कार। तो एग्जीक्यूशन तो पिकअप हुआ ही है, खासकर में पिकअप हुआ है और सिविल में हुआ है। सिविल में तो हमारा 100% ग्रोथ आया है क्यू ऑन क्यू, इंटरनेशनल में भी काफी अच्छा ग्रोथ आया है। तो क्लियरली एग्जीक्यूशन पिकअप इस क्वार्टर में काफी अच्छे से हुआ है। तो अच्छा, एग्जीक्यूशन, दूसरा ऑर्डर की कोई बात छेड़ी। जून में आपने मेंशन करा था 1092 करोड़ के ऑर्डर्स, जुलाई में 1233 करोड़ के, ये जो ऑर्डर्स फ्लोज आपने मेंशन करे थे। केजरीवाल सर, Q1 में नेट कितने फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज आए, और इस समय अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक अब जाके कहां खड़ी हुई है? देखिए करीब 3200 करोड़ के ऑर्डर इनटेक हमने अनाउंस किए हैं इस साल में, और उसके कारण हमारे ऑर्डर बुक जो है करीब 24,000 करोड़ के आसपास हो गई है, और 7,000 के आसपास L1 है। तो कुल मिला के वैसे आप देखें तो 30,000 के ऊपर जो है ऑर्डर बुक हो जाएगी। 200 करोड़ पे इस साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर, इस कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर में, हाँ फाइनेंशियल, मतलब जो अप्रैल ऑनवर्ड्स, इस अप्रैल ऑनवर्ड्स अब तक 3,000 करोड़ रुपए की, 3200 करोड़ रुपए के आसपास के फ्रेश ऑर्डर्स, और ये 7,000 करोड़ के L1, यानी कि जल्द वो ऑर्डर्स ऐड होते हुए नजर आएंगे ऑर्डर बुक में, तो 30,000 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। जब ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है तो एक कंसर्न बीच में था, वो था एक तो पहले तो प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हो रहा, सरकारी केपेक्स सब कुछ हो रहा है। प्राइवेट केपेक्स पिकअप होना शायद शुरू ही हुआ था कि वो क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि अब ब्याज दरें बढ़ रही है केजरीवाल साहब, तो हो सकता है उस पर फिर सेल लग जाए। क्या अपडेट है प्राइवेट केपेक्स को लेकर? ये जो लार्जली ऑर्डर क्रिएशन आ रहा है इंटरनेशनल से या डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक में सरकारी से या फिर बाकी प्राइवेट से? इंटरनेशनल में आ रहा है वो बेसिकली तेल के बदौलत मिडिल ईस्ट से आ रहा है। हाँ। चाहे आप देख लो या सऊदी देख लो, आज की तारीख में इंटरनेशनल में टेंडर पाइपलाइन भी काफी है और ऑर्डर भी है, बट ज्यादातर सारे ऑर्डर जो है मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, और कोई एरिया में बहुत ज्यादा हमारे को मतलब वो दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जोर आ रहा हो। डोमेस्टिक में टीएनडी में कुछ हलचल हुई है, कुछ ऑर्डर्स अभी हमको पावर ग्रिड से आए हैं फाइनली। मेनली सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कुछ रेलवे के और मेनली सिविल में आ रहे हैं। सिविल में देखिए 2-3 तरीके के ऑर्डर हैं। एक तो है रेसिडेंशियल, कई बड़े डेवलपर्स हैं जिनके ऑर्डर्स हमने लिए हैं, खासकर दिल्ली में, सॉरी बंबई में लिए हैं, पुणे में है, बैंगलोर में है। सेकंड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जो ऑर्डर्स और जो इंक्वायरीज चल रही है सीमेंट में चल रही है और मेटल्स एंड माइनिंग में है। चाहे आप एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर, जिंक ले लो, चारों मेटल्स में काफी सारे कुछ ऑर्डर्स भी आ गए। और तीसरा है जो पब्लिक, तो उसमें पानी वगैरह में, वाटर पाइपलाइंस में काफी सारा हलचल है।
ओके केजरीवाल जी, एग्जैक्टली मैं इसी सिविल बिजनेस में आना चाह रहा था और मैं पूछना चाह रहा था आपका जो डेटा सेंटर बिजनेस है सर, वो कैसा चल रहा है इस वक्त? और अभी एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट्स आपके ऑन गोइंग है। अभी आशीष ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप क्या समझते हैं अरविंद जी की इस सेगमेंट में, इस वर्टिकल में आप कितना और कैपिटलाइज कर पाएंगे और इस सेगमेंट में और कितने ऑर्डर्स हासिल कर पाएंगे? एंड कुछ थोड़ा सा इस इमर्जिंग वर्टिकल के बारे में आपके थोड़ा समझाएंगे आप हमको? एक हमारा जो फर्स्ट डेटा सेंटर था वो डिफेंस के लिए था, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो आई थिंक इसी महीने में या अगले महीने में वो हैंडओवर हो जाएगा। दूसरा न्यू बॉम्बे के पास चल रहा है, वो तो अभी शुरू हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। और करीब आई थिंक 3 या 4 लाइव इंक्वायरीज चल रही है। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर करीब 700-800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक होनी चाहिए डेटा सेंटर वर्टिकल में। और उसमें क्या, ये मैं आपको सिविल की बता रहा हूँ, बट बाकी क्या हो रहा है कि जो हमारा TNT वर्टिकल है वो भी डेटा सेंटर वगैरह से बात कर रहे हैं, ताकि उसमें पावर सप्लाई का जो भी अरेंजमेंट करना है, सबस्टेशन बनाने, ट्रांसमिशन लाइन है, ग्रीन एनर्जी है, तो वो एक अलग डिस्कशन चल रहा है। उसमें भी कुछ जगह पे हम बिड कर रहे हैं। अगर वो आ जाता है तो वो नंबर एक्स्ट्रा रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। पता है, पिछले आपके जवाब पे जाना चाहता हूं। आपने कहा था इंटरनेशनल में वो सिर्फ मिड ईस्ट से वो कच्चे थे, वो हमें लूट के मिड ईस्ट आपको अपना इंफ्रा बना रहा है, वो ठीक। लेकिन ये बाकी जगह इस तरह का ऑर्डर ट्रैक्शन नहीं आमतौर पे आता था। ये ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल स्लोडाउन के कारण ऐसा है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट और बाकी जगह दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ वहां पर आप लोग क्या? आशीष जी देखिए, एक तो क्या हो रहा है ना, थोड़ा अफ्रीका में स्लो डाउन है। अफ्रीका एक बड़ा मार्केट था हमारे लिए, ओके। उसमें स्लो डाउन देखा है। आई थिंक या तो जो वहां पे जितने ग्लोबल लेंडर्स थे आपके कोविड वगैरह के चक्कर में, या तो उन्होंने हेल्थ सेक्टर वगैरह में पैसा लगा दिया, थोड़ा सा पावर वगैरह में सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम दिख रहा है अभी। लेकिन एक एरिया मैं बोलना भूल गया, एक्चुअली वाज नॉर्थ अमेरिका। मतलब आज यूएस वगैरह से ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारी मेक्सिको फैक्ट्री है जो 3-4 साल से थोड़ी अंडर यूटिलाइज थी, अब उसमें कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए ओवर यूटिलाइज्ड है। इतने ऑर्डर खासकर अमेरिका से आए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका एक मार्केट है जहां से इसके अलावा काम हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अलावा। उनका डेटा भी अभी भी स्ट्रांग है, वो तो चिंतित है कि इतना स्ट्रांग डेटा है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, 2 कंसर्न्स और। एक, जब रेवेन्यूज 31% बढ़ते हैं तो इबिटा केवल 5% बढ़ता है, मार्जिन्स करीब 120 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ डेट पाइल अप हो जाता है, 3400 करोड़ रुपए के आसपास की डेट लेवल्स पहुंच जाते हैं। क्या कारण? एक तो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी अब यहां से कैसी, वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हम क्या? और दूसरा फिर डेट लेवल जो बढ़ रहे हैं उसको एड्रेस कैसे कर रहे हो आप लोग? आशीष जी क्या है कि ऑर्डर्स में कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस के हैं, और कुछ ऑर्डर्स ऐसे, इनमें से कुछ ऑर्डर हमने कोविड के जमाने में लिए थे, जब ये था कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसमें जो फिक्स प्राइस के ऑर्डर्स थे, वो मेटल के भाव बढ़ने से स्टील और एल्यूमिनियम, उसमें काफी सारा नुकसान जैसे बोलते हैं। इसलिए लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखिए मार्जिन कम है। अगले क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर में रहेगा, क्योंकि पुराने ऑर्डर से पुराने भाव में मेटल वगैरह बुक किया हुआ है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, एक तो नए ऑर्डर जो दिख रहे हैं आप, उसमें काफी मेटल्स ठीक भाव के हैं, ओवरऑल मेटल्स भी कम होते जा रहे हैं। तो हमारा अंदाज ये है कि Q3 से मार्जिन जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। केजरीवाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। केसी इंटरनेशनल आज थोड़ी वीक, अच्छे मूव्स के बाद आज 4-4.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हूं। स्टॉक पे बात करता हूं। इस बीच बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्री, जब केजरीवाल साहब से बातचीत हो रही थी, 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आए। बलरामपुर चीनी एक शार्प नॉक, कल 4-5% गिरा था। मानस आप चार्ट रखिएगा रेडी, क्योंकि कल आपके पास ही आया था जब वो वीकनेस आ रही थी, आपने सेल की बात भी करी थी। और बलरामपुर चीनी आज देखिए नंबर्स के बाद 20 रुपए और नीचे आए, 5% गिरी। उसके सामने मुनाफा 83% का डिक्लाइन, मार्जिन्स 12% वाले 4% पे आके रह गए। और इसीलिए आप देख रहे हैं जैसे ही नंबर आया वो एक शार्प नॉक ऑफ बलरामपुर चीनी। मानस, कल का वो शॉट तो बढ़िया सटीक पड़ा। अब 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 370 रुपए के नीचे फिसला है। तो टेक्निकली तो जो पिछले लोज है 340-335 के रेंज में, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल अब कोई भी बाउंस बैक मिले तो निकलने की सलाह रहेगी, और खरीदारी अब केवल तभी करेंगे जब स्टॉक 390 के ऊपर सस्टेन करेगा। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छा है, बलरामपुर जितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, प्राज के नंबर्स खींचोगे ऊपर गया। जब मैं बातचीत कर रहा था मुझे दिख रहा था रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़िया मोमेंटम प्राज में बनता हुआ नजर आया था, इसीलिए वो स्टॉक लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के मोड में। पालवे साहब, एक बार प्राज देखिएगा, अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय करे।
अब क्या करना है? अब थोड़ा सा इनडिसाइसिव लग रहा है प्राइस इस समय। तो देखिए आशीष जी, थोड़ा सा करेक्शन जरूर इसमें पिछले 3-4 सेशन से देखने को मिला, बट ओवरऑल इसके सेटअप पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 370 तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव ही बना हुआ है। जैसे ये 400 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है कि एक मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिखेगा, जो कि इसको फिर 430 440 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो डिप में 370 के आसपास अगर ये अवेलेबल होता है तो वहां बाय करने की सलाह रहेगी। ये प्राज इंडस्ट्रीज पे आपका टेक है, और ये एक बेहद ही अव्वल दर्जे का स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और आपके स्क्रीन पे आप देखें क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ प्राज इंडस्ट्रीज 392 पे। इस बाजार की टर्बुलेंस का और बीते 3 महीने के रिट्रेसमेंट का कोई इम्पैक्ट इस स्टॉक में नहीं था। 393 एट डे हाई एंड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे अपना जो सेगमेंट का जो दूसरा ट्रेड है मिड कैप फंड 4 का चौका के अंतर्गत, तो उसको पहले निपटा लेते हैं, फिर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त, और कॉन्फिडेंस आपका किस में है मिड कैप में? जी मेरा यहाँ पे कैपिटल गुड्स में है। थर्मेक्स नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, हालांकि जो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन थे उसकी वजह से थोड़े इनलाइन परफॉर्मेंस आए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए तो Q1 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो 36% Y-on-Y इंक्रीज है, और जो ऑर्डर बुक जो है आगे जाके और इंक्रीज होने की संभावना है जो मैनेजमेंट बता रहे हैं। और सबसे और एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, तो ग्रीन एनर्जी का जो ऑर्डर बुक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रोजेक्ट बिजनेस धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने की संभावना और ज्यादा है। इनपुट कॉस्ट इसमें कम हो रहे हैं क्योंकि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में काम करती है थर्मेक्स, और इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं तो मार्जिन ट्रिगर होने का संभावना और ज्यादा है FY23 में। स्टॉक अभी भी अगर देखें तो अगर रिलेटिव टू सेक्टर थोड़ा रिजनेबल है, ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 40 to 42 टाइम्स फॉरवर्ड, और यहाँ पे रिलेटिंग का रूम बड़ा है थर्मेक्स के लिए, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 2400। जी विद बाय टारगेट ऑफ 2400 थर्मेक्स, और बहुत ही कूल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही, अगर आप देखें तो प्रेडिक्टेबल स्टॉक है ये, और अपनी एक ट्रेजेक्टरी को होल्ड करता है। स्पेशली जो 9 नवंबर 2021 को इसमें एक स्विंग आया था जब ये स्टॉक अपने सारे क्लस्टर से बाहर निकला था, उसके बाद अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, माफ कीजिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत क्लियरली होल्ड करता है। मल्टीपल लोज हैं उस रेंज में। आज का मिड कैप फंड संजीव होरा जी के सौजन्य से थर्मेक्स आपके स्क्रीन पे 2062 पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2400 ऑन द हायर साइड। अजीत मिश्रा इस कार्यक्रम में एक और तकनीकी विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। अजीत गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अजीत क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त, और इस डिप को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आई मीन आप इट लुक्स लाइक ए रिस्की वन, या फिर इसको चेज करना चाहिए और किसके थ्रू? शुक्रिया वीरेंद्र, शुक्रिया आशीष। तो देखिए अभी थोड़ा सा वीरेंद्र जो दिख रहा है कि मार्केट में लास्ट लेग जो था वो काफी शार्प था, 16,400 से 17,400 का मूव, और 17,400 के अराउंड पे ही लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उसी को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। और कल तक तो ये प्राइस वाइज टाइम वाइज मैं कहूंगा कंसोलिडेशन था, जहां पे कि लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही थी। आज थोड़ा सा प्राइस वाइज ट्रैक्शन देखने को मिला है लोअर एंड पे, और इसने एनगल्फ किया है पिछले 3-4 दिन के मूवमेंट को। तो इंडिकेशन तो यही है कि थोड़ा बहुत रेंज में रहेगा बाजार अभी, और जिस तरीके से हेल्थ केयर स्पेस में, फार्मा स्पेस में ट्रैक्शन है, थोड़ा डिफेंसिव साइड पे रहने में समझदारी है, चाहे वो FMCG हो चाहे वो फार्मा स्पेस हो। तो जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है लॉरस लैब, पिछले करीब 1 साल से करेक्टिव फेज में है। 440 के अराउंड पे मेरे 3-4 बार इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया है और काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। और आज के सेशन में इसने अपने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इसने आज रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और अपर बैंड करीब 560-580 तक के लेवल्स इसमें पोटेंशियल है नियर टर्म में आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए 528 के स्टॉप लॉस के साथ। इस बीच वीरू जिस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, डिसअपॉइंट नहीं करा उस नतीजे ने। BHEL आ गया है, घाटा है तो क्या हुआ, घाटा कम हुआ है, और वो आपकी स्क्रीन पर 250 करोड़ का घाटा 430 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के साथ। और घाटा रिड्यूस इसीलिए हुआ है क्योंकि एग्जीक्यूशन पिकअप हो गया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। हमारी एक्सपेक्टेशन या स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यूज होंगे 3,777 करोड़ के आसपास। रेवेन्यूज कंपनी ने क्लॉक करे हैं 4,670 करोड़। तो रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट
700, 800, 900 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपेक्टेशन के सामने इंप्रूवमेंट, वो एग्जीक्यूशन पिकअप होना, इसीलिए वो घाटा रिड्यूस होता होगा बीएचईएल का। हालांकि बीएचईएल का इबिटा में उस तरह का रिमार्केबल आउट परफॉर्मेंस नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा नेट लेवल पे रिडक्शन के पीछे और क्या रीजंस हैं। इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा अब ठंडा पड़ना शुरू हुआ एकदम से। इबिटा लॉस जस का तस बना हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो नेट 192 करोड़ उसका घाटा 432, 445 करोड़ के सामने। तो ठीक, घाटा तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, लेकिन बाकी दिक्कत वाला है। वीरो चेक लेना है कि छोड़, अरे थोड़ा बहुत हरकत में तो आ रहा है। वीरो चार्ट आप खुद ही बताएंगे क्या? नहीं, न्यूट्रल आप लीजिए कॉल इस पर। न्यूट्रल है वीरू, चतुर्वेदा साहब बताएंगे भाई। चतुर्वेदा साहब, आपका हरिद्वार जाना हुआ क्या? नहीं, हरिद्वार तो पिछले साल गया था और तब वीरू को बताई भी थी बात, बट बेल के स्टॉक से मुझे लगता है कई सालों से मैं दूर हूं, तो अभी भी मैं अपनी दूरी इस स्टॉक से बनाए रखूंगा आशीष जी। ठीक है भाई, दूरी बनाए, पर चार्ट पे तो कोई व्यू ले लेना जरूरी है। मानस आप ही बता दीजिए भाई, आज बीएचईएल। देखिए, अगर कोई चीज मेजर करने लायक है बीएचईएल में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लगातार स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज ये स्ट्रगल कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 51 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। हालांकि फ्रेश खरीदारी की राय केवल तभी रहेगी जब स्टॉक 54 रुपए 54 रुपीज के ऊपर निकलेगा। इबिटा लॉस 170 करोड़ का 187 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने, तो वो नेट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी आपको लॉसेस थोड़े से मार्क रिडक्शन दिखाएंगे, लेकिन ऑपरेशनली ऐसा, बल्कि मेरे ख्याल से ऑपरेशनली तो दिक्कत है, क्योंकि रेवेन्यू मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। तो देखते हैं भाई बीएचईएल का ये जो थोड़ा बहुत अपटिक भी आया, किस हद तक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। इस बीच एक्सपायरी के दिन सचिन ने हाथ उठाया है, कोई ट्रेड हाथ में आ गया भाई। सचिन, क्या है वो ट्रेड? आशीष जी, यहाँ पर इप्का लैबोरेटरीज में एक ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है एंड 1020 का एक बैरियर है, उसके आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1005 पे रखाना है। 13 से 15 पॉइंट की रिस्क होगी आपकी। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 1040 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1070 का। खरीदारी करनी है इप्का लैब के फ्यूचर में। इप्का लैब फ्यूचर्स आप बाय करेंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग में नजर आती है। 1019 पे स्टॉक का ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, इनफैक्ट जरा एक ओआई चेक लेते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप इस स्पेस में यानी डेरिवेटिव्स में वायदा बाजार में फार्मा में हो क्या रहा है। देखिए, पूरे बाजार का आज प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया, लेकिन एकमात्र ये सेक्टर जो फार्मा इस वक्त डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। आई थिंक अभी मेरी ओपन इंटरेस्ट की समरी खुल नहीं रही है, बट सिप्ला, सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे सब्सटेंशियल ओआई गेन किया। और जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको याद होगा जैसे कि रिजल्ट्स खराब थे और स्टॉक ने उसी दिन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था। ल्यूपिन ने भी कुछ ऐसे ही किया। फार्मा में 1.8% अगर आप देखें ओवरऑल प्राइस हाइक, और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, याद रखिएगा इसमें एल्केम में ह्यूज, ल्यूपिन में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन 18.5%, इप्का लैब में 7.3% जिसका जिक्र अभी अगर आप देखें तो सचिन कर रहे थे। जायरस लगभग 2% और सिंजिन 4.6% जो कि प्रकाश सर की कॉल भी थी, और टोरेंट फार्मा 3.1%। एक बार एक स्टॉक और लेके आइए और वो है ग्लेनमार्क का। जरा ग्लेनमार्क का चार्ट लेके आइएगा। आशीष चतुर्मुथा जी, एक बार ग्लेनमार्क पे अपनी टिप्पणी करिएगा। आज इस स्टॉक में 376-95 एक पुल बैक है, बट नो डाउट दैट इज वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद एंटायर फार्मा। अभी ये 20 डेमा को अटेम्प्ट कर रहा है। कोई आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लग रहे हैं इस स्टॉक में या नहीं? आज ओआई एडिशंस अच्छे हुए हैं इसमें। बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, पूरा जो फार्मा बास्केट है वो अच्छा नजर आ रहा है। निफ्टी फार्मा करीब 3 महीने के कंसोलिडेशन को डिसाइसिवली अब क्रॉस कर रही है और उसी का रिफ्लेक्शन है। तो डेफिनेटली जहां पर पे बड़े शॉर्ट पोजीशंस बनी है और खास तौर पे ऐसे सेक्टर में जो अब एक रीरेट हो रहा है, वहां पर बड़ी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनेंगे। और ग्लेनमार्क मुझे एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट लगता है। हालांकि फंडामेंटली हम इस पे बहुत कन्विंस नहीं रहे, पर जिस तरह से ये डाउन ट्रेंड के बाद 3 महीने का बेस स्टॉक ने बनाया है,
मुझे लगता है अब 364 365 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, और जैसे ही स्टॉक 380 381 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करेगा तो मैं समझता हूं शॉर्ट्स वहां पर पे कवर करने के लिए काफी एग्रेसिव रहेंगे, और तब शायद आपको इस रैली में स्टॉक 400 से 408 रुपए तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ग्लेनमार्क एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट नजर आ सकता है। चलिए, ग्लेनमार्क फार्मा पे एक चेक था। आज अगर आप देखें अपनी लोअर ट्रैजेक्टरी से हल्का सा बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ, खैर अभी भी अगर आप देखें इसको बहुत होमवर्क करना है इस रेंज से बाहर आने के लिए। अब एक काम करते हैं, अपना जो सेगमेंट है चार का चौका, उसमें चार्ट का चमत्कार ये लेके आते हैं, और राजेश पालवे जी के सौजन्य से अगर आप देखें ये ट्रेड आएगा। राजेश जी बताइए क्या पिक किया है आपने? वीरेन जी, नेस्ले का चार्ट हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और आज जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन बनी है तो हमें लगता है डेली सेटअप के हिसाब से जो स्टॉक में अब यहाँ पे मोमेंटम बना है, ये प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 20,000 के आसपास का। तो हमें लगता है नेस्ले को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 19,900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 20,100 से लेके 20,250 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 19,750 का। तो नेस्ले का सेटअप हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है हमें लगता है मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा आज और कल के सेशन में भी। रखिए भाई नेस्ले को रडार पे, बढ़िया मूव 2.5% का उछाल। ये वही ट्रेंडिंग स्टॉक है जो प्रोड्यूसर साहब लेकर भी आए थे। बढ़िया मूव बन रहा था उस समय, और तेजी और तूल पकड़ती हुई। पालिया साहब को पसंद आ रहा है हर टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न्स। 20,250 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने के मौके। अगला चार का चौका का टीजर दे जाता हूं यहां पे। अब से करीब 10 मिनट बाद चतुर्मोता साहब देंगे आपको FNO सुपरस्टार। लेकिन इस बीच यतिन जुड़ चुके हैं। अब वक्त हो गया है, क्या चल रहा है आज अकेले? भाई साहब कहाँ चले गए? सुमित आया ही नहीं, पता नहीं। वो पता कर रहे थे कि क्या चल रहा है। हाँ, इस चक्कर में लेट हो गए। ऊपर किसी का बर्थडे था तो केक खाने में बिजी हो गया। खैर वो कुछ देर में जुड़ने वाला है। कल आने वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे उनसे बातचीत होगी। लेकिन क्या है आज रडार पे? तो खाने की तो बात होगी, अब पीने की बात करते हैं। हाँ, आप जो सोच रहे हो वो पीने की बात नहीं। मैं वीरू सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था वीरू क्या सोच रहा था। तो मेरी तरह एक टी टोटलर कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। हाँ, है ना। इसकी वेबसाइट है varunpepsi.com। ये इंडिया के मेजर पॉपुलेटेड रीजन्स में पेप्सी की जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बॉटलिंग करते हैं। और अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए थे, और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। ये समझना जरूरी है कि क्यों ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि यूजुअली ये जो डुओपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं कोला के, उसमें कोका कोला है, पेप्सी है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये वरुण बेवरेजेस ने इसको दरकिनार करते हुए काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन अपने एग्जिस्टिंग रीजन्स और टेरिटरीज में दिखाया है। अगर हम बात करें पेप्सी ब्रांड के कार्बोनेटेड ड्रिंक की, जिसे ये लोग CDS सेगमेंट के नाम से जानते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, और यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई देती है। पैकेज्ड वाटर की अगर हम बात करें, एक्वाफीना, वहाँ 15 से 20% की ग्रोथ कंपनी ने की है, और ट्रॉपिकाना जूसेस में हाई सिंगल डिजिट्स मतलब 7-8-9% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने साल दर साल बेसिस पे दिखाई है, नंबर ऑफ केसेस सोल्ड पे। और अगर हम बात करें कंपनी के डेट की, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा इंप्रूव हुआ है। लगभग 6 महीनों में कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा अपना डेट कम किया है, और कर्ज जो दिसंबर 2021 में 3000 करोड़ था वो घट के करंट क्वार्टर में 2055 करोड़ ही रह गया। ऑब्वियसली ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का 36-37% के आसपास रहा है। सेल्स ग्रोथ 22% रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट को इंप्रूव किया है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें, जो एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप जैसी ब्रांड्स ये लोग जो है बॉटल भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो लगभग 60 से 70% का ग्रोथ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा किस हिसाब से ये ग्रोथ हुई है। हर क्वार्टर इतनी ग्रोथ हुई है साल दर साल बेसिस पे, क्योंकि कंपनी दिसंबर एंडेड का बुक क्लोजिंग करती है। तो जो Q1 होता है मार्च एंडेड कंपनी का, ये कंपनी का Q2 होता है, और जो पिछला Q2 गया उसमें 73% की मल्टी क्वार्टर हाई ग्रोथ कंपनी ने दी है नंबर ऑफ केसेस सोल्ड बेसिस पे।
और अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर्स की बात करें तो कोविड में भी और जहां कंजम्पशन वीक था उन क्वार्टर्स में भी कंपनी ने 60 से 70% की ग्रोथ दी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें जो कि पेप्सी कोला है, और अगर हम पानी की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और ग्रोथ दिखाई है, और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे चलते हुए जो इन्होंने केपेक्स किया है, केपेक्स अंडरटेक करने वाले हैं, वहाँ से भी अच्छी ग्रोथ बनते हुए नजर आएगी आपको। कंपनी ने आईपीओ किया था, स्टॉक ने अच्छा नहीं किया था आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें और इसका आप 2 साल का चार्ट देखें, 1 साल का चार्ट देखें, तो बहुत कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दिए। रखिए भाई वरुण भाई, कुछ दिन पहले कोका कोला यूएस के रिजल्ट्स आए थे, हाँ, गजब के नंबर्स थे। उस दिन मुझे याद है नीरज वाजपेयी ने अपनी सीधा साधा टीम में स्टॉक को मेंशन करा था, ये कहते हुए कि सेल्स देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, टीट टॉटलर्स आजकल कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। नहीं, और कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं। और आशीष, हम थोड़े दिन पहले क्यूएसआर सेगमेंट की भी बात कर रहे थे, आप जुबिलेंट फूड देख लीजिए, सफायर देख लीजिए, देवयानी देख लीजिए, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स यानी मैकडोनल्ड्स देख लीजिए, जो क्यूएसआर सेगमेंट, और ये जो, क्योंकि क्यूएसआर का एक पोर्शन बेवरेज भी होता है, क्योंकि आपको कोक और पेप्सी जनरली बर्गर के साथ लेना पसंद होता है, पिज्जा के साथ लेना पसंद होता है, तो ये जो क्यूएसआर सेगमेंट का शायद एक बाय प्रोडक्ट भी है, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ हो रही है, इनकी भी उतनी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है। गाबा सर, आप भी खाने के साथ पसंद करते हैं? नहीं, सॉरी, नहीं सॉरी बोलने के क्या है, ठीक है, नहीं करते, मतलब कोक पेप्सी का पूछ रहा था मैं। ठीक बात है। अच्छा, इस बीच डाबर के रिजल्ट्स आप लोग की स्क्रीन्स पर आते हुए इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस कहिए, एकदम बैंग इन लाइन है। 440 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े के सामने 441 करोड़ का प्रॉफिट। तो हमारी रिसर्च टीम ने एकदम जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे के वैसे ही। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% रहेगी, 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आई। इबीटा 540 करोड़ रहेगा, 543 करोड़ रुपीस का इबीटा क्लॉक करा है, और मार्जिन्स 19.2% की एक्सपेक्टेशन 19.3% पे आए, हालांकि 21.1% से घटे हैं, तो करीब 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरे हैं, पर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, बैंग इन लाइन, हर आंकड़ा वैसे का वैसे ही आता हुआ। तो एक मिला जुला क्वार्टर, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही। 42 टाइम्स पे FY23 डाबर ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे, जिस करंट भाव पे 575 पे। होता साहब, डाबर रडार पे आप लोग के पसंद आता है? जी डाबर एफएमसीजी पैक में वन ऑफ आवर फेवरेट पिक है, और नंबर्स में आपने जैसे बोला, हमारा तो और कंजर्वेटिव नंबर्स था, हमारा तो 409 करोड़ का ही प्रॉफिट एस्टिमेट था, उसमें तो बहुत बड़ा बीट किया है, और 19% का अपना मार्जिन एक्सपेक्टेशन था, उसको ही बीट किया है। और मुझे लग रहा है कमेंट्री जो कॉन कॉल में होने वाला है वो भी पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग होने वाला है, क्योंकि रूरल डिमांड और इनपुट कॉस्ट जैसे गिरे हैं, तो कमेंट्री भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए पॉजिटिव ही रहेगा डाबर के लिए। रिसर्च टीम, आप पोच करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम एकदम बैंग इन लाइन है, जो डाबर के एक्सपेक्टेशंस हैं। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो अच्छे खासे वीकनेस दिखाते हुए, उसमें एनटीपीसी, ये कोल इंडिया, इन सब में अच्छी खासी वीकनेस। एनटीपीसी पे एक चेक लेना जरूरी है। एक काम करते हैं, अजीत मिश्रा सर से बहुत देर से बात नहीं हुई। अजीत जी, जरा एनटीपीसी देख के बताइए। आशीष, देखिए एनटीपीसी में डेफिनेटली जो आज का कैंडल है काफी ज्यादा नेगेटिव बायस को इंडिकेट कर रही है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ था 150 पे, और उसके बाद ये मूव आया था 160 तक जो लेके गया था स्टॉक को, बट सेम डे पे उसको पूरा रिट्रेस कर देना, तो इंडिकेशन तो ये है कि अब अपसाइड आपको कैप्ड है इसमें 160 का जो ये अपर बैंड है, जहां पे कि इसने अटेम्प्ट किया था अभी एक ब्रेकआउट, वो अब नियर टर्म में क्रॉस होने वाला नहीं है। और एक बस पॉजिटिव ये है कि सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए कि 150 के नीचे भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं रेंज में आपको बसता हुआ नजर आएगा। और जिससे तरीके से पहले एनटीपीसी मूव करता था एक काफी साइडवेज नैरो बैंड में, तो उसी तरीके के मूव आप देखेंगे 150 से 160 तक, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। कि आज वीकनेस काफी तगड़ी। अच्छा, इस पहले वीरू के पास कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक ग्रिप पे आ रहा है, एक काम कर रहा हूं, पहले एफएनओ का सुपरस्टार, उसका स्टिंग प्ले आउट करिएगा। जैसा प्रॉमिस किया 250 पे पहुंच गए हम चतुर्मोता साहब के पास। चतुर्मोता साहब, क्या है रडार पे? बिल्कुल, तो आशीष जी देखिए, पूरा फार्मा पे ही फोकस अभी बना हुआ है। उसके अलावा भी कुछ स्टॉक है, पर वो कैश सेगमेंट में, जैसे टाटा एलेक्सी हमें काफी पसंद आ रहा है, बट क्योंकि एफएनओ के स्टॉक की बात करना है, तो मैं जाना चाहूंगा टोरेंट फार्मा के साथ, जहां पर पे वीकली
और मंथली सभी कंसोलिडेशन फेज को स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आज ब्रेकआउट दिया है। और जिस तरह से निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक रिकवरी मोड में आ रहा है, मुझे लगता है 1557 पे इस समय टोरेंट फार्मा ट्रेड कर रहा है। यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1630 1650 के लक्ष्य मैं समझता हूँ टोरेंट फार्मा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। और क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 1525 के स्टॉप लॉस के साथ ही एक लॉन्ग ट्रेड टोरेंट फार्मा के अंदर शॉर्ट टर्म और थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी लिया जा सकता है। बढ़िया है भाई, ये हो गया टेक्नो फंडा पिक। होता साहब ने डिटेल में फंडामेंटल समझाए, आशीष जी ने भी मेंशन कर दिया टोरेंट फार्मा दोनों को पसंद आ रहा है, बढ़िया मूव्स एक्सपेक्टेड। अच्छा, थोड़ा आपने कहा फार्मा रेडार पे थोड़ा संकोच के साथ वायदा का ढूंढा, कोई कैश वाला ज्यादा पसंद आ रहा था क्या? कैश में तो दूसरे स्टॉक है, जैसे कि अभी भी मुझे टाटा एलेक्सी और एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में एपीएल अपोलो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है 1200 के लक्ष्य के लिए, और टाटा एलेक्सी पे भी 9400 9500 की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। टाटा एलेक्सी आपके स्क्रीन पर आप देखें, सुबह भी आशीष ने रिकमेंड किया था, कल भी रिकमेंड किया था, परसों भी रिकमेंड किया था, और क्या गजब की ट्रैजेक्टरी इस स्टॉक में आई हुई है। और एक कंसाइनर लाइक मेरे ख्याल से वो भी स्टॉक रिकमेंड किया था आशीष ने। खैर, अब इस बीच जरा निफ्टी लिखा है, निफ्टी करीब 17347 पे, यानी वो जो डिप था ना निफ्टी में, उसके बाद हमने जो एक लो ट्रैजेक्टरी छुई थी वो थी करीब करीब 17163, और उसके बाद जो हमारा एक हाई था 349, उसको हमने अभी भी काटा है, बाइसेक्ट करके थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करते हुए निफ्टी अपने डैमेज को कंट्रोल करता हुआ। और ये डैमेज कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? कुछ केमिकल बास्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और इस टर्बुलेंस में भी लॉन्ग साइड में याद रखिएगा फार्मा के बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद केमिकल, केमिकल के बाद कैपिटल गुड्स, ये तीन स्पेस जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। लेट्स ब्रिंग केमिकल। पीआई इंडस्ट्रीज सुबह सुबह मानस ने ट्रेड रिकमेंड किया था, ये अच्छा चला भी था। रेन, पीआई, इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मूव। रेन, पीआई इंडस्ट्रीज में लॉन्ग बिल्डअप काफी है, और दीपक नाइट्राइट में तो लॉन्ग बिल्डअप है ही। सुबह भी मैंने बात की थी कि दीपक पर नजर रखिएगा, रिजल्ट्स डे का रिवर्सल हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानस, दीपक नाइट्राइट 2005 सुबह हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये, और आप देखिए कितने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में इसने कल की कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग की तैयारी करी है, और थोड़ा सा ऊपर 2010 पे इसका प्लेस्ड है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, क्या इस स्ट्रेंथ को कैरी करना चाहिए संभोरी जो ये इस पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है, वो होल्ड रखे या फिर किसी कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखे इस स्टॉक में? बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज आई थिंक ब्रीच हो जाएंगे, जिस तरह के पैटर्न्स, जिस तरह के वॉल्यूम डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक 2010 के लेवल्स ब्रेक करके 2110 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 100-150 रुपए का तो आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अगर पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करके 1964 कर लें। और अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो 2000 का कॉल ऑप्शन दीपक नाइट्राइट का ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से 97 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 74 रुपीज के नीचे लगाना है, ऊपर की तरफ 140 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये सच्चिदानंद ने रिकमेंड किया ही था, याद रखिएगा। दीपक नाइट्राइट पे ऑप्शन 9740 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 20 मिनटों में स्ट्रॉन्ग एडिशन याद रखिएगा इस स्टॉक में हुआ है। और फिर लेके आइए आप जीएनएफसी। सचिन, जीएनएफसी वो स्टॉक है जो कि हम लोगों ने इस पैनल ने पिक किया था करीब करीब 657 पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिस दिन ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा था। 27 जुलाई का मेरे ख्याल से वो दिन था। सचिन, अब ये जाके स्ट्राइक कर चुका है उस जोन को 10 मई वाले, जिस दिन इस स्टॉक में ब्रेकडाउन आया था, जिस दिन इसने अपने 50 डेमा को वॉलेट किया था। नाउ इट्स 766.80। आपने दीपक नाइट्राइट पे एक व्यू शेयर किया, इस पर भी एक व्यू दीजिएगा। अच्छा ओ एडिशन डे हाई पर। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट उसी पर्टिकुलर मोमेंटम से हम लगातार 810 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड करने की ही सलाह बरकरार रख रहे हैं। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा शेप अप हो रहा है, लगभग शिफ्टिंग अगर देखें तो बेस मुझे लग रहा है 735 के जोन में ऑलरेडी आ चुका है। तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है 750 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये जो मोमेंटम है वो ऑनगोइंग कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 800-810 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक को नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन 735 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है।
एंड अगर आप फ्रेश लॉन्ग ऐड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है 750 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस बन सकता है, तो खरीदारी के मोड में ही रहना है जीएनएफसी में। जेएम बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस, केमिकल वाकई अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्पेस है और आप इसे छोड़ नहीं सकते जनाब। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जिस तरीके का ओआईडिशन हो रहा है यहाँ पर, वाकई ये मार्क करने लायक है। एक आई थिंक टाटा केमिकल को भी क्यों छोड़े, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 946, हालांकि हायर शेडो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप उस हायर शेडो को इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि आज एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो एम्बुलेंस वाला दिन था एंड इट्स एक्सपायरी डे। एक व्यू राजेश पालवे जी का। राजेश जी, आज का हाई बड़ा कैलकुलेटेड, बहुत अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना एकदम चवन्नी से चवन्नी मिला दी इसने। ये वही हाई है जून फर्स्ट वीक का, जून की सीरीज के फर्स्ट वीक का हाई। और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है भाव का भी मैं आई थिंक वो आप देख ही चुके होंगे। आपकी राय क्या कहती है टाटा केमिकल पे? एनी ट्रेड थॉट्स? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ओपनिंग के बाद तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन हायर साइड पे एग्जैक्ट इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस जोन था, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वहीं से सप्लाई बना। लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये ब्रेकआउट बिल्कुल करते हुए दिखेगा। 960 965 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो इसमें अपसाइड के टारगेट फिर 1020 से लेकर 1030 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजीशन तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड की ही सजेस्ट करेंगे, बाय ही करना है स्टॉक को। यहाँ पे करंट लेवल पे 930 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। पहला इमीडिएट हर्डल जो है वो 965 का, वो क्रॉस होते से फिर इसको होल्ड रखना चाहिए 1020 1030 के टारगेट के लिए। अच्छा, कल एक इंपॉर्टेंट दिन, हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बार बार मेंशन करे जा रहे हैं, कल साथ में रिजल्ट्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी की 2 कंपनीज के नंबर्स आएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ में टाइटन कंपनी। दोनों के इंटरडे हॉटबोर्ड स्क्रीन पर रखिएगा। और सुमित से जाए, पालवे साहब, किसी में भी कोई ट्रेड वेड का मौका नजर आ रहा हो तो आप जरा चार्ट स्टडी करके रखना, मैं आपके पास आता हूं। सुमित, दोनों नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड? देखिए, पहले टाइटन के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि टाइटन के केस में जो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए थे वो बहुत स्ट्रांग हैं, टीबीजी के नंबर्स बेटर थे, तो ये थोड़ी थोड़ी टोन मिल रही है कि शायद जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के नंबर बेटर होंगे। और अब क्योंकि टाइटन ऑलरेडी लोअर लेवल से एक मूव भी दे चुका है, तो नंबर्स किस तरह के रहेंगे? पहले अनुमान यह है कि रेवेन्यूज 168% बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे शॉपर स्टॉप में हमने देखा रिवाइवल, फुटफॉल इंप्रूव हो रहा है, आइनॉक्स में देखा फुटफॉल इंप्रूव हो रहा है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज के फुटफॉल में इंप्रूवमेंट है, वही मुनाफे में रिफ्लेक्ट होगा। 12 गुना लो उसके बेस के सामने एक मुनाफा बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। मार्जिन करीब 12.5% 4.5% के सामने आंकड़ा होगा। अब वर्टिकल वाइज वॉच कारोबार 160%, आई केयर 200%, अन्य कारोबार 465%, कैरेट लेन 207%, इस तरह की ग्रोथ लो बेस के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शायद लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पे इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो वाई लो बेस की वजह से सीक्वेंशियली भी नंबर थोड़ा बेटर साइड पे आएगा। तो अब किस हद तक डिस्काउंट बाजार ने कर लिया ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज जो दूसरा नंबर आने वाला है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। रेवेन्यूज 68% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान M&M के केस में लगाया जा रहा है। 19,822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है। एबिटा करीब 50%, 2,449 करोड़ का एबिटा। मार्जिन फ्रंट पे 12.5%, जो कि सीक्वेंशियली या वाई बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप दिखा सकते हैं, आधे से 1% के आसपास का। और मुनाफे में करीब 1438 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहेगा। लास्ट क्वार्टर में जो नए एडिशंस या नई सेल्स या नई डिलीवरीज कंपनी ने की है उसका एक इंपैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन नजर रखनी होगी ट्रैक्टर वॉल्यूम पे, किस तरह के आंकड़े, एस्कॉर्ट्स के नंबर वीक थे तो उसका एक इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल वॉल्यूम करीब 45%, तो कितना एसयूवीज खींच के ले जाती हैं ऊपर या इनके बाकी कमर्शियल व्हीकल खींच के ले आते हैं, वो जरूर देखने लायक चीज होगी। वो जो इतनी सारी स्कॉर्पियो की बुकिंग का पैसा है अभी नहीं दिख रहा है, कहीं दिखता है क्या? अभी नेक्स्ट क्वार्टर में, अभी तो वापस भी जाननी है वैसे भी। कितना था? 11,000 रुपए होगा। 18,000 करोड़ रुपए। नहीं 18,000 तो एस्टिमेटेड सेल्स है। जो बुकिंग अमाउंट होता है वो 10-12,000 रुपए। आपने कितना दिया था उस थार के लिए बुकिंग अमाउंट? गावा सर फुल पेमेंट कराए थे क्या आप? देनी है दो, नहीं देनी तो जब देनी दे दो, मैं फुल दे आता हूँ, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं किया था मैंने। रात में हाईवे पे था और जा रहा था गुजरात, रास्ते में रोककर मैंने गाड़ी बुक की इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, इसलिए लकी है मिल गया, फिर बाद में पेमेंट की फुल। मतलब मन नहीं था, घर से निकले, रास्ते में ऐसी लगा कि बुक कर देता हूं तो बुक कर दी, ये था क्या? म्यूट कर दिया गावसर। गावसर की खुली चिल्लड़ जो गावसर म्यूट कर दिया आपने। गलती से लग गया हाथ।
लेकिन मैंने एक्चुअली फार्म पे जा रहा था और फार्म पे जाते जाते मैंने रोका गाड़ी को और बुक कर ली विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर में। पेमेंट बाद में की थी, लेकिन बड़ा था 25,000। निकालने कद्दू जा रहे थे फार्म में, गाड़ी बुक कर दी रास्ते में, चल रहे हैं भाई। जेब में जो चिल्लर पड़ी थी वो दी, चिल्लर पड़ी थी, अरे गजब है कावा सर भी। अरे ये दोनों स्टॉक से पहले चार्ट में कुछ भी सुगुगाट है क्या पालविया साहब भाई? M&M और टाइटन कंपनी। आशीष जी देखिए, दोनों ही स्टॉक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और M&M तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ तो बाय पोजीशन होल्ड ही रखना चाहिए। हमें लगता है यहाँ पे 1220 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल के नीचे नहीं आता है तो फिर तो स्टॉक में 1350 तक की भी अपसाइड इस स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। टाइटन में जिस तरीके के सेटअप बने उसमें हमने स्ट्रेटेजी सजेस्ट की हुई है। 2400 का कॉल बाय करके सामने हमने 2480 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कॉस्ट बनी करीब 40 रुपए की कॉस्ट में हमने ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट की हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट के पहले। तो 2400 का कॉल बाय करके 2480 का कॉल बेचने की सलाह दी है। तो इस तरीके से हमने बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पे प्ले किया है। तो अल्टीमेटली व्यू हमारा पॉजिटिव है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइटन में 2480 2500 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो सेटअप टाइटन का भी पॉजिटिव है। चलिए, तो ये टाइटन पे ठीक है आपका। अब बात करते हैं यथिन से। देखिए, मार्केट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ पे हैं और एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें, पार्ट मार्केट्स ने रिकवर कर लिया। लुक एट निफ्टी एंड 17385। आप समझ लीजिएगा कि 2 बजे से लेकर अब तक लोअर लेवल से 100 पॉइंट की रिकवरी और आ चुकी है। डीलर्स ने आई थिंक आज के इस एपिसोड को, एक्सपायरी को कैसे रीड किया, किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, यतीन से ज़्यादा रहते हैं। यतीन, आई थिंक मार्केट ने अपना एक लॉजिकल स्विंग टारगेट पूरा किया था, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, बाकी थोड़ा बहुत अगर आप देखें इस इवेंट ने इन्फ्यूज कर दी। लेकिन डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए आशीष, एक बात तो तय है कि शॉर्ट्स में ज्यादा पैसे नहीं बन रहे हैं और बाजार एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पुल बैक दिखा रहा है। लेकिन फिर भी 2-3 चीजें जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, उस पर सबसे पहले है SBI। देखिए, शनिवार को रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट के पहले स्टॉक में 1-2 दिनों से आपको भारी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ एक आप STBT का ट्रेड ले सकते हैं। शायद आपको कल या परसों में यहाँ 10 से 12 रुपए का डाउन टिक आता हुआ दिखाई दे और ट्रेड सेटअप भी ये बता रहा है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आपको रिजल्ट के पहले SBI के शेयर्स में आता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ एक STBT की रणनीति है। इसके अलावा जो एक स्टॉक आज स्टैंड आउट कर रहा है फार्मा स्पेस में, वो है जाइडस लाइफ। स्टॉक 5% ऊपर है और एक इवरमेक्टिन क्रीम का अप्रूवल उनको US FDA से मिला है। उसके वजह से भी ऑब्वियसली सेंटिमेंटल अपटिक था। लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो पोजिशनली यहाँ 7 से 8% की तेजी और दिखती है, पॉसिबल है। यानी 20 से 25 रुपए का अपसाइड डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक में आपको मिलना चाहिए और इसीलिए यहाँ वो खरीदारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप देखें तो फार्मा शेयर्स में जम के खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स बता रहे हैं। ज़ायडस लाइफ आपकी स्क्रीन पर आप देखें 363। यस, मेरे कुछ देर पहले इस चार्ट पे नजर गई भी थी। जरा प्लीज एक बार चार्ट लिखाइएगा इसका और उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस लॉन्ग ट्रेड को थोड़ा सा चेज करना है तो कैसे कर सकते हैं? जरा प्लीज चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। और मूव इसमें अच्छा है, नो डाउट, और आई थिंक एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है और ये आया है लोअर ट्रेजेक्टरी से। याद रखिएगा, आज का जो लो है वो इसका मल्टी मंथ बेस है। मल्टी मंथ में अगर बोलूं तो 22 जून से लेके अब तक का बेस है और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा 5-7% का स्विंग इधर उधर लेके चलूं तो इट्स ऑलमोस्ट 18 अप्रैल के बाद अब तक का जो बेस था उससे बाहर निकला है ये स्टॉक। इस बीच अगर आप देखें, एक महत्वपूर्ण आ रही है BL पे, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर का ऐलान किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एक शेयर पर 2 बोनस शेयर का ऐलान किया है। एक बार BL का चार्ट लेके आइएगा। आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसमें कोई राय नहीं है और आई थिंक इस खबर का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर। इट्स 281.90। बहुत कंट्रोल्ड फॉल कल था इस स्टॉक में, बहुत कंट्रोल्ड फॉल परसों था और बहुत ही अच्छा बेस इसका है, करीब 274 और वहीं से अगर आप देखें पुल बैक देता हुआ 281.80। आशीष, आप इस पूरे पैनल में अगर आप देखें सबसे अच्छी पकड़ रखते हैं डिफेंस पे। BL HL पे बाजार का काफी कॉन्फिडेंस है और आई थिंक अब ये खबर, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर का कंपनी ने ऐलान किया है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और इस खबर के अंतर्गत आई थिंक इट्स एन एडवांटेज इन BL, आप कैसे अप्रोच करेंगे खबर को? नहीं, ये मैं मानता हूं मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये आशीष चतुर्वेदी साहब को जवाब देने देता हूं।
चतुर्मोता के लिए, चतुर्मोता जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इसका भी, और फंडामेंटली तो हम कह ही रहे हैं कि इंडिजिनाइजेशन का जो पूरा थीम है वो तो अभी शुरू ही हुआ है, तो इसका इस पूरे स्पेस में इंटरेस्ट रहेगा। और बीएल इसमें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट है मेरे हिसाब से। तो स्टॉक 300 रुपया शॉर्ट टर्म में और 330 रुपया पोजिशनली इस स्टॉक के अंदर आपको बढ़त होते हुए नजर आएगी। और अब जो नया बेस बना है वो 277 276 की ट्रेजेक्टरी में बना है, तो 276 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लेना चाहिए। 300 रुपए की अपसाइड शॉर्ट टर्म में नजर आ सकती है। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं बीडीएल पे भी एक बीटीएसटी ट्रेड दूंगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड पे। स्टॉक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन 3 दिनों में किया। 842 रुपए पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 825 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। 900 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ बीडीएल के स्टॉक में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। रखिए भाई इन स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, बोनस डोल आउट 1 पर 2, तो मतलब 285 वाला हो गया 95 के आसपास वाला स्टॉक। अगर एडजस्टमेंट ऐसे देखूं तो एक्साइटमेंट आ गया स्टॉक में। अच्छे मूव्स के बाद आज फिर अब एकदम से खबर आने के बाद 3% उछाल के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस बोनस इशुएंस की खबर पे कामकाज करता हुआ। बीडीएल, एचएएल, ये सब चतुर्मुता साहब के प्रेफर्ड पिक्स थे और आजकल बीडीएल उनके खास तौर पर रडार पे, तो रखिए भाई उस स्टॉक को भी नजरों में सामने। अच्छा, एमएनएम और टाइटन कंपनी के कल रिजल्ट्स, साथ साथ वायदा के 4 और है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एल्केम लैबोरेटरीज, एनएमडीसी और पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स। कल एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कहा जा रहा है वीरू, एक तो कांग्रेस देश भर में नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने जा रही है कल, वो अलग अलग मुद्दों पर। और एक कल सचिन की डिमांड थी, इन्होंने एक दिन व्हाट्सएप पे वो क्या कहते हैं, वो जो इमेज रखते हो ना आप, क्या कहते हैं उसको, स्टेटस, उसमें डियर आइकिया महाराष्ट्र नीड्स अ कैबिनेट ये करके डाला था इन्होंने। तो कल दरअसल, और अभी तक क्या है, सीएम डिप्टी सीएम ही है, कैबिनेट नदारत है महाराष्ट्र में इतने दिनों से। कल शायद तो कैबिनेट अनाउंस करी जाएगी। सचिन, तो आइकिया ने तो नहीं सुनी, एकनाथ शिंदे साहब ने सुन लिया आपकी बात जी। काफी इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड्स आजकल नजर आते हैं एंड आई थिंक इनके द्वारा भी कुछ अच्छे कम्युनिकेशन हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है आई थिंक आवाज पहुंच चुकी है। तो आइकिया ने दरअसल तीसरा स्टोर खोला था मुंबई में, एक मॉल के अंदर पहली बार आइकिया उतरा है, आर सिटी करके एक मॉल में। तो उसके साथ शायद वो ट्रेंड करा बड़ा अच्छा कि डियर आइकिया, ये सब तो ठीक है, महाराष्ट्र को एक कैबिनेट चाहिए, तो कैबिनेट अब आ रहा है। ठीक है, इस बीच अच्छा सचिन ऑफलाइन चले गए थे, सचिन स्पेशली इस डेवलपमेंट पे जुड़े थे हमारे साथ। अच्छा, बीटीएसटी आइडियाज की शुरुआत करते हैं। एसटीबीटी, बीटीएसटी मोमेंटम कॉल्स, जैसे पुट अक्रॉस करना प्रोड्यूसर्स आपको दिखाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर भाई, क्या ले जाने का मन कल फ्राइडे, वीकेंड कैसे बढ़िया बनेगा? डिफेंसिव बैट अगेन, और स्टॉक है मेरिको। मेरिको में एक साइडवेज मूव मिला, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइडवेज मूव, और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला। मुझे लगता है 525 का स्टॉप लगाना चाहिए मेरिको पर, अपसाइड 540 पॉसिबल है, तो मेरिको पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बीटीएसटी रखिए भाई मेरिको रडार पे। एक बार ब्रिटानिया दिखाइएगा, ब्रिटानिया के नंबर्स अवेटेड है आज। उससे पहले ब्रिटानिया कैसा कामकाज कर रहा है? ब्रिटानिया के नंबर्स पे काफी हद तक मूडवाल और सेट होगा। ब्रिटानिया दिन के हाईस पे जाके इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, इस समय मेरिको गाबा सर के रडार पे आता हुआ। मेरिको में खरीदारी करने का कॉल 540 के लक्ष्य। तो ये हो गया पहला मोमेंटम ट्रेड, पहला बीटीएसटी आइडिया। मिश्रा साहब, आपके रडार पे क्या है, क्या ले जाने का मन कर रहा है? आशीष, देखिए यहाँ पे हेवेल्स को आपको देखना चाहिए, बिकॉज एक ब्रेकआउट आया था 3 दिन पहले, और अभी वो पिछले 2-3 दिनों से उसी ट्रेंड लाइन एरिया के पास ही ट्रेड कर रहा था, और आज दोबारा से इसमें ट्रैक्शन वापस आया है। तो अब जो एक ब्रेकआउट के बाद एक नेक्स्ट मूव होता है स्विंग, उसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है 1345 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1290 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ 1306 पे इट्स ए बाय ट्रेड। और याद रखिएगा, उधर दूसरी तरफ जो वोल्टास की सॉफ्टनेस थे, इसका एडवांटेज इस स्टॉक को काफी मिला है। 1306 पे डे हाई पर, और इस वक्त पूरा का पूरा मार्केट आशीष काफी वाइब्रेंट एंड
अभी हम इस वक्त BTST मोमेंटम कॉल से फोकस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी और स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ मार्केट्स। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका कहां पर है और आपका इस रिकवरी में कितना ट्रस्ट है सर? माफ कीजिएगा अमित सेठ जी, आपका कॉल करेगा। अच्छा है मौका, मेरे को 525 स्टॉप लगा चले तो मुझे 540 तक जा सकता, ध्यान देना चाहिए मेरे को। अच्छा सेटअप है, साइडवेज कंसोलिडेशन में बाद ही ब्रेकआउट मिला मेरे को। अमित सेठ साहब पैनल में नहीं है वीरू, ये एक्सपायरी का स्ट्रेस है वीरू के ऊपर इस समय, इसीलिए ऐसा। पालिया साहब भाई, आपके रडार पे क्या है? पालिया साहब अनम्यूट करना है। होता है तो स्ट्रेस तो रहता है, एक्सपायरी का एडजस्टमेंट काफी होते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे BTST के लिए जो स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है दीपक नाइट्राइट। स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम बने और हमें लगता है जिस तरीके से इसका सेटअप बना है BTST में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 2060 से 2070 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 2005 का। तो दीपक नाइट्राइट बाय करने की सलाह रहेगी BTST में। राइट, ये है पालविया साहब का पिक। कई बार इसी प्रोग्राम में दीपक नाइट्राइट की चर्चा भी हो चुकी है और 2-3 दिन से तो लगा, जब से नंबर्स आए वो खराब नंबर घूमा, उसके बाद तो कई बार चर्चा में आया। मानस, क्या ट्रेड है भाई, BTST, STBT और कौन सा? BTST ट्रेड होगा और UBL पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए UBL ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बना है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज 16-15 के आसपास है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाएंगे और शायद 1650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 40 रुपए का अप्रूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 1590 के स्टॉप लॉस के साथ UBL में। UBL आता हुआ हम धीरे धीरे फ्राइडे फैक्टर की तरफ बढ़ते हुए, यूनाइटेड ब्रेवरीज रखे रडार पे, बढ़िया मूव्स बनते हुए। मानस कह रहे हैं 1650 तक के लक्ष्य यहां पे देखने को मिलेंगे। आशीष जी, क्या रडार पे? IT में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें आशीष जी नजर आ रही है और मैं इन्फोसिस के साथ जानना चाहूंगा, जब वीकली चार्ट पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक में कल आज एक गैप अप हुई और इस गैप को स्टॉक ने सस्टेन रखा है। तो 1580 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1650 1660 के लक्ष्य मैं समझता हूँ इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। खरीदारी करने का मन, BTST आइडिया बढ़िया मूव दिखा रहा है। 1600 के ऊपर के टिक्स इन्फोसिस पे आते हुए 1660 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए, बढ़िया मूव। सचिन, क्या है भाई BTST STBT? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल में लॉन्ग्स को कैरी फॉरवर्ड करना है। डिस्क्लोजर यही होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अराउंड 556 के आसपास इसे इनिशिएट करने की सलाह दी थी। अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एंड कल के लिए लगभग ये पर्टिकुलर मूव 575 से लेके 580 के जोन में स्विंग होनी चाहिए। लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बरकरार है। प्लस अगर हम ऐसे कैंडलस्टिक द्वारा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है एंड प्लस 550 का जो एक ऑप्शन बैरियर था वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली क्लोज किया है डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी एंड क्लोजिंग भी इसके ऊपर एस्टैब्लिश हो रही है। तो मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में। स्टॉप लॉस लगाना है 556 पे एंड कल के लिए टारगेट होगा अराउंड 574 का। सॉलिड स्टॉक पिकिंग सबकी तरफ से, सारे के सारे बाय कॉल्स। हैवेल्स देखिए स्क्रीन पे क्या मूव कर रहा है। इन्फोसिस में खरीदारी, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ICICI प्रू, दीपक नाइट्राइट और मैरिको, ये है इस समय के प्रेफर्ड ट्रेड्स। ये वो ट्रेड्स हैं जो आप खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, होपिंग अच्छे रिटर्न से सब डिलीवर करेंगे। होता साहब, ये आप लोग ऐसा कुछ रात में खरीदा सुबह बेचा वाला कुछ करते हो क्या? नहीं, वो तो टेक्निकल और अपना FNO टीम देते हैं, लेकिन मुझसे करते होंगे कि आज आप पूछते होगे ना कुछ कि रिकमेंड कर दो आप, अच्छा कुछ आप पूछते होगे मैं क्या बताऊं BTST, ऐसा कुछ बताया लोगों ने क्या? नहीं, लेकिन मुझे अगर अभी का बात करें तो मुझे PI इंडस्ट्री जो अभी कॉन कॉल उसका ओवर हुआ है, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही सॉलिड है
और जिस तरह के 7 मॉलिक्यूल्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और कैपेक्स गाइडेंस भी बढ़ा दिया है और रेवेन्यू गाइडेंस जो 18 to 20% था वो 20% कर दिया है और कैश रिच कंपनी है और दे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड सम कंपनी फॉर एक्विजिशन। टाइमलाइन क्लियर नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बना रहना चाहिए, तो पीआई इंडस्ट्री को देख सकते हैं नियर टर्म के लिए। इंडस्ट्रीज खरीदारी करने का मन भाई, आज अच्छा मूव, अपने नंबर्स पे ये स्टॉक दरअसल रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद कमेंट्री होता साहब जो सुन के बैठे हैं, कहना है बहुत अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री, तो भरोसा बढ़ता हुआ खरीदारी करने का मन इस स्टॉक में। अच्छा, इस बीच अपडेट मेरे पास आ रहा है कि प्रशांत सावंत साहब जुड़े थे 12 बजे के शो में। उन्होंने आज एक्सपायरी के दिन के लिए एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था, 17,300 का कॉल, 38 रुपए पे खरीदारी हुई थी, 100 का टारगेट था, वो इस समय 106 पे। वो बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड 30 में लिया हुआ 3 गुना होता हुआ 100 रुपए के ऊपर टारगेट अचीव्ड। बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड था वो 12 बजे का। वीरू और क्या रडार पे? आई थिंक मैं रिलायंस को रीड कर रहा था आशीष एक बार, और रिलायंस करीब 2572 पे ट्रेड करता हुआ। रिलायंस ने आज क्या किया, एक बहुत वाइल्ड लोअर शेडो क्रिएट करी। देखिए ये मैं सिर्फ अपनी कल के रिकवरी पाथ के बारे में बात कर रहा हूं। आज सुबह क्या हुआ और लेटर हाफ में क्या हुआ। आज सुबह इसने एक अटेम्प्ट लिया कल के हाई को क्रॉस करने का, उसमें सक्सीड हुआ, लेकिन एक चीज में सक्सीड नहीं हो पाया, और जो सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे 30 जून का हाई काटने में, उसमें सक्सीड नहीं हुआ, नीचे आया। लेकिन आशीष चतुर्मुता जी, एक क्लासिकल अगर आप देखें वाइल्ड लोअर शेडो, और उस वाइल्ड लोअर शेडो के साथ प्राइस फिर लास्ट 2 सेशन की प्राइस ट्रैजेक्टरी में आ गया। आप कैसे अप्रोच करेंगे, स्पेशली जो रिलायंस को होल्ड कर रहा है लॉन्ग साइड पे? आपका व्यू, रिस्क जोन क्या होगा, किस लेवल के नीचे होल्ड नहीं करना है, और अगर स्ट्रेंथ आनी है तो कौन सी लेवल के बाद? तो मेरे हिसाब से तो वीरेंद्र ऑलरेडी स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि जो विंडफॉल टैक्स के बाद स्टॉक में एक सेलिंग आई थी, और जब स्टॉक ने करीब 2600 से गिरावट करके 2370 तक लेके गया, वहां उसकी जो पूरी सेलिंग है उसको स्टॉक ने करीब 3 से 4 हफ्तों में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। और आज जो रिएक्शन है ये तो ब्रॉड मार्केट का रिएक्शन था, जिसमें सभी चीज एक बार के लिए नीचे गई और 4 दिन के अपने लोस को ब्रीच किया निफ्टी ने भी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस का आज का ही लो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। तो 2535 के स्टॉप लॉस के साथ एक तो लॉन्ग पोजीशन आपकी होल्ड रखना चाहिए, और मोमेंटम का सवाल है तो 2600 को जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा, एक अच्छे अपमूव के लिए 2700-2720 के अपमूव के लिए रिलायंस में आपको तेजी देखने को नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, और 2600 के ऊपर एक मोमेंटम ट्रेड के तौर पे भी रिलायंस के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, ये रिलायंस हो गया। और मैं कुछ अगर सिर्फ दिग्गजों की बात करूं और दिग्गजों की डेटा देखूं, तो उसमें एक पहले रिलायंस को मैंने कंसिडर करना था, बात करनी थी कि भाई इसका रिकवरी पाथ कैसा रहेगा। एलएनटी पे इस कार्यक्रम की बिल्कुल अगर आप देखें शुरू में ही मैंने बात कर ली थी, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। और कुछ स्टॉक्स जिनको देखना काफ़ी ज़रूरी है और जिनमें प्राइस डैमेज हुआ है, लेकिन एक बहुत कंट्रोल्ड प्राइस डैमेज हुआ है, याद रखिएगा। और या फिर जहाँ स्ट्रेंथ आई है तो बहुत, अगर आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई है। एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइएगा सिप्ला को, कॉल थी इस कार्यक्रम में ये राजेश पालवे जी की, और ओआई एडिशन लॉन्ग साइड में काफी अच्छा खासा हो रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज में लॉन्ग साइड में काफी अच्छा खासा हो रहा है। टोरेंट फार्मा एक कॉल गई इस कार्यक्रम में, लॉन्ग साइड में एडिशन काफी अच्छा खासा हो रहा है। सन फार्मा पे लॉन्ग कॉल गई और इसमें ओआई एडिशन काफी अच्छा हो रहा है। 1593 पे एक बार आप इन्फोसिस लेके आइए। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस। इस चार्ट को देखिए आपकी स्क्रीन पर, और 1598, और इसने क्या स्ट्राइक करा आज के सेशन में। समझ लीजिए 13 अप्रैल के बाद पहली बार इन्फोसिस ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक किया। राजेश सतपुते जी की, प्रकाश सर की एक कॉल भी थी, मेरे ख्याल से आज सुबह डायरेक्टर साहब बताइएगा, ये प्रकाश सर की कॉल भी थी इन्फोसिस 1598। पर एक अब थोड़ा डिफरेंट व्यू देते हैं। राजेश पालवे जी, 1598 के ऊपर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या देख रहे हैं इन्फोसिस में, अगर डिलीवरी पे काम करना हो या फिर फ्यूचर्स पे काम करना हो? तो वीरेन जी, हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 1660 1680 की तरफ बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। आईटी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी, तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 1565 का, और 1660 1680 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए इन्फोसिस बाय किया जा सकता है। इवन अगर इसके कॉल ऑप्शन की बात करें तो हमें लगता है कि 1600 के कॉल को, एट द मनी के कॉल को भी यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 36 रुपए के आसपास। हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 50 रुपए से 55 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें इस ऑप्शन का 28 रुपए का।
ओके, तो अगर आप देखें आपका 1600 की कॉल पे काफ़ी फोकस है और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जिनमें अच्छा खासा, अगर आप देखें आज शॉर्ट जो है वो कवर हुआ। देखिए अभी हम कुछ देर पहले डाबर के नतीजों पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन लुक एट मैरिको में आज काफ़ी शॉर्ट कवर हुआ है और स्टॉक लगभग 532 पे। और शायद जब मैं कल चर्चा कर रहा हूँ, स्टॉक पिकिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टॉक को सबसे पहले कंसिडर करूँगा और उसकी एक वजह है कि मैरिको ने बहुत अच्छा होमवर्क कर लिया है, बहुत अच्छा होमवर्क जिसे कहते हैं। सचिन, आपकी राय जानना चाहूँगा। आई थिंक अगर मैं इस चार्ट को नवंबर लास्ट ईयर से कंसिडर करूँ अब तक, तो आई थिंक इस स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को पार करने की, जो कि परसिस्ट करती है, जो कि ठहरती है आखिर करीब करीब 532 535 पे, वहां पे ये स्ट्राइक करता हुआ। इनफैक्ट आशीष, आपका व्यू 532 पे, क्या ये एक लॉन्ग का कंटेंडर है क्या? चार्टिकली बेस्ट कमिंग आउट ऑफ बेस। बिल्कुल वीरेंद्र, तो जब आपने कहा मैंने चार्ट को देखा, इनफैक्ट शायद मेरे हिसाब से अभी एफएमसीजी में सबसे बेहतरीन कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड नजर आ रहा है तो मैरिको में बन रहा है। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन, मंथली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट सभी पर स्टॉक ने बना लिया है और शॉर्ट टर्म लक्ष्य तो हो सकता है बिल्कुल 570 580 के नजर आएंगे, बट जिस तरह की पोजीशनिंग है उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक आने वाले 3 से 5 महीनों में 610 620 के नए ऑल टाइम हाई के लक्ष्य बना सकता है। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर 5% शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए और 10 से 15% का मूव 3 से 4 महीनों में देखने को मैरिको के स्टॉक में नजर आ सकता है। जी, मैरिको की बात की आपने और इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें ब्रिटानिया के अर्निंग्स है। यहाँ पे नंबर्स जो है वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। मुनाफा करीब 390 करोड़ से घटकर करीब 337 करोड़ रुपए, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 400 और 410 करोड़ रुपए के आसपास। लेट्स ब्रिंग ब्रिटानिया ऑन द स्क्रीन। अभी हमारे पास बॉटम लाइन की फिगर है 3767 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज का हाई कल का हाई सिमिलर है और मुनाफे की फिगर आप देखें स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डाइवर्ट करती हुई, काफ़ी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है वहाँ पे। करीब करीब समझ लीजिए आप 63 और 73 करोड़ रुपए का नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर। और आय करीब 3403 करोड़ से बढ़कर, हालांकि अगर आप देखें 3701 करोड़ रुपए रही है, तो बॉटम लाइन पर आप देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हम एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से। लेकिन याद रखिएगा बाजार थोड़ा बहुत कुछ फैक्टर इन करके चल रहा है बहुत कुछ, और स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये नंबर्स के साथ रीगेन करने की थोड़ी पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, तो एकदम से अगर आप देखें बॉटम लाइन की फिगर पर रिएक्ट मत कीजिए। इट्स 3775 सिंक तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट स्टॉक, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस करीब करीब 3720 पे। राजेश पालविया जी, आपका व्यू क्या होगा? क्या क्रिटिकल है इस स्टॉक के लिए? अभी नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक अभी मेरे पास प्रॉफिट और रेवेन्यू की फिगर है, बट स्टिल क्या इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी है इस स्टॉक के लिए? तो देखिए वीरेन जी, स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन हमने 2-3 दिन में देखा और स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया थे 3700 के आसपास के, वहीं से रिवर्स जरूर बनाया। तो हमें लगता है कि जो रिएक्शन आना था रिजल्ट के पहले वो ऑलरेडी इसमें प्ले आउट हो चुका है। तो 3720 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो हमें लगता है कि एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है और यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जो है वो एक्सटेंड होते हुए 3870 से लेके 3900 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी जिनकी पोजीशन है या अभी पूरे नंबर जब तक नहीं आते, हमें लगता है 3720 स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है जिनकी भी लॉन्ग साइड की ट्रेड है। ब्रिटानिया है तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या था, प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर वो अलग कहानी। अब बताता हूं पूरे नंबर्स। 3750 के रेवेन्यूज के सामने 3700 करोड़ के रेवेन्यू सामने, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी 50 करोड़ का मिस। पिछली बार थे रेवेन्यूज 3400 करोड़ के, तो मोटा मोटी 9% 8% के आसपास के रेवेन्यू में उछाल। ठीक है, यहां पे दिक्कत आती है इसके बाद से पिक्चर में। एबिटा 650 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने आता है 500 करोड़ पे। इसका मतलब हो गया मार्जिन 16.3 से घटकर 13.5% हो गए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 16.3 से घटकर 15.4 के, तो 15.4 की एक्सपेक्टेशन के सामने 3.5 190 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे मिस है दरअसल ब्रिटानिया में, और इसीलिए वो प्रॉफिट का आंकड़ा 410 करोड़ की एक्सपेक्टेशन 337 करोड़ रुपीस पे प्रॉफिट आता हुआ। मार्जिन पे अच्छा खासा एक डिसअपॉइंटमेंट है। बस एक आंकड़ा अब रह गया मेरे लिए वॉल्यूम ग्रोथ का। हम लोग डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ मान के चल रहे हैं 0 से 2% का उछाल। अब देखते हैं, वो डाबर पे तो एकदम सटीक पड़ा। ब्रिटानिया की जैसी डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े आएंगे और टिकर टीम आपको आपकी स्क्रीन पे चलाती हुई नजर आएगी।
फ्लिप करिए प्लेट, अगर बर्जर पेंट्स बन गया हो तो वो भी दिखाइएगा। मेरे ख्याल से मैंने बर्जर पेंट्स के नंबर्स भी आते हुए देखे हैं, क्योंकि ब्रिटानिया पे चर्चा हो चुकी है। बर्जर पेंट्स अपने नंबर्स के बाद 1% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, वो जब नंबर आएंगे तब उस पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन ये आ गए 1800 करोड़ से आय बढ़कर 2760 पर। ठीक है, ये हम लोग जिस पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, दरअसल ध्यान रखिएगा एक लॉकडाउन फेज से अनलॉक फेज को हम कंपेयर कर रहे हैं। मुनाफा भी बढ़ा, 140 से बढ़कर 253 करोड़ रुपीस। ये आगे नीचे टिकट टीम चला रही है, एक्सपेक्टेशन चल जाएंगी स्क्रीन पे। इस पे अजीत जी बर्जर पेंट जरा देख के बताइएगा। ये अंडर परफॉर्मर है, कंसाई के अच्छे नंबर्स के बाद कंसाई फट गया। एशियन पेंट्स अपनी स्ट्रेंथ वैसे ही दिखा रहा है। बर्जर पे ओवरहैंग बना हुआ था, कंपटीशन जो आने वाला है उसका, अब नंबर्स के बाद थोड़ा सा मूव दिखाना शुरू कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सर? बिल्कुल आशीष, देखिए यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अंडर परफॉर्मेंस रही है, बट पिछले करीब 7-8 दिन से अगर आप देखेंगे तो कैचअप मूव देखने को मिल रहा है। अब ये अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुका है, करीब 670 के अराउंड पे वो एक हर्डल है जहां ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसको निकाल दिया तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो स्पेस है इसका रिकवरी का वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा। करीब करीब 720-740 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कंसिडरिंग कि नंबर्स अच्छी साइड पर है तो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए पोजीशन को। 640 का एक स्टॉप मेंटेन करिए। फ्रेश बाय करना चाहते हैं 670 के ऊपर ही बाय करिएगा, बिकॉज वो एक हर्डल जरूर है। तो हो सकता है शायद 1-2 दिन यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले स्टॉक में। जी, और एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब जरा ब्रेंट का भाव रखेंगे आप स्क्रीन पे, और पिछले 3 दिन से ये स्टॉक याद रखिएगा। ये एशियन पेंट्स पिडलाइट तो हालांकि बहुत नहीं चला, एक ब्रेंट के और क्रूड के रिट्रेसमेंट का पूरा अगर आप देखें एक एडवांटेज ये स्टॉक्स कैरी कर रहे हैं। एक बार एफएनओ सेटअप देखते हैं, इस वक्त का सेटअप क्या कहता है। लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन 97-14 बड़ा बेस है, याद रखिएगा। और जैसे कि हमने सुबह वादा किया था कि वीकली चार्ट्स को हम कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, फिर परसों मतलब मंडे को भी डिस्कस करेंगे। 96 ये याद रखिएगा, इट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर ब्रेंट क्रूड। आते हैं फिर उस सेटअप पे, लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन क्या है और कितने हैं लॉन्ग इस वक्त बाजार में, जब हम एक रिकवरी देख रहे हैं लोअर लेवल से। और लॉन्ग 66 अभाव है, रियली अभाव है। मतलब डिप के बाद भी अगर आप देखें लॉन्ग्स थोड़े से अगर आप देखें कम विजिबल हैं। ज़ायरस लाइफ, ल्यूपिन, इप्का, ये फार्मा अपने साथ काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गया। डिफेंसेस की तरफ थोड़ा सा बाजार ने झुकने की कोशिश करी। बाकी अगर आप देखें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में शॉर्ट आज कवर हुआ, और विंडो फार्मा, अगेन फार्मा, एमएनएम फाइनेंशियल्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज जो कि एक बाय कॉल भी थी अभी कार्यक्रम में, और हनीवेल, इसमें आज शॉर्ट कवर होता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं, और इस बीच लॉन्ग अनवाइंडिंग एनटीपीसी में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा कम्युनिकेशन, आईएक्सपीवीआर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज अपने लॉन्ग्स को करते हुए देखा। और शॉर्ट बिल्डअप जो था आज वो गुजरात गैस, बलरामपुर चीनी, वोडाफोन, कैनफिन होम्स और कैनरा बैंक इसमें देखने को मिला। इस बीच मेरे ख्याल से आई थिंक ब्लू स्टार के फिगर्स भी आई थी। एक बार हल्का सा ब्लू स्टार का चेक भी ले लेते हैं। और यस, ब्लू स्टार की फिगर आई थी, प्रॉफिट फिगर आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हुई हैं। नंबर स्क्रीन पे आकर दोबारा बात करूंगा, लेकिन एक बार ब्लू स्टार रखेंगे स्क्रीन पे जनाब प्लीज। आई थिंक मेरे स्क्रीन पर ब्लू स्टार अपीयर नहीं हो रहा है, बट नंबर्स अगर आप देखें अच्छे थे वहां पर। ब्लू स्टार ये देखिए, मुनाफा की फिगर जो थी वो आय इनकी 1052 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए, दैट्स ह्यूज। और स्टॉक अगर आप देखें उसके बाद एक रिएक्शन देता हुआ, और डे हाई पर 1020 के स्तर पे। बहुत संक्षेप में आई थिंक वक्त है नहीं ये बात करने का। वॉल पे चलते हैं आशीष के पास। ओवर टू यू आशीष। वॉल पे जा रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स फ्लैट, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, बस ग्रीन टिक्स कहने के लिए हैं, अदरवाइज फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए आपको अमेरिका के फ्यूचर्स। भारतीय बाजार देखिए क्या बढ़िया रिकवरी का दिन। हमने जहां 225 अंक दबाव देखा, फाइनली हम एकदम फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, निफ्टी बैंक आज एक शेड वीक था, लेकिन वो भी खैर 750 पॉइंट गिरने के बाद फाइनली 300 पॉइंट की कमजोरी, तो आधा से ज्यादा तो रिकवर कर ही गए उसको भी। निफ्टी आपकी 17,367, 20-22 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ हम इस समय कामकाज करते हुए देखते हैं एडजस्टेड क्लोज कहां जाता है। निफ्टी बैंक 3/4% का दबाव। आईटी कल भी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, आईटी ने आज भी मदद करी, 1.25% के आसपास का उछाल। बैंक के साथ फाइनेंस 2/3, 3/4% दोनों पॉकेट्स में दबाव के साथ ट्रेड हुआ। ऑटो फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, और मेटल्स
1% के आसपास। इसमें फार्मा भी दिखाइएगा, वो भी आज इस समय तो फार्मा हाईलाइट था, 2-2.5% का उछाल फार्मा में। तो आईटी, फार्मा, ये वो पॉकेट्स थी जिन्होंने आज बढ़िया स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने इस पॉकेट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया। ब्रेथ एक बार मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप्स दिखाइएगा क्विकली स्क्रीन्स पे मजबूती के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी थे 0.5% मिड कैप्स, 0.5% स्मॉल कैप दबाव के साथ। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे 1 for 1 या स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में, फिर भी काफी रेजिलियंट रहा ब्रॉडर मार्केट, जिसने पिछले कुछ दिनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। 50 स्टॉक प्लीज क्विकली दिखा दीजिएगा। 17,360 का प्रोविजनल क्लोज, राइट इन द मिडिल कह लीजिए, ऑलमोस्ट स्प्लिट है तेजी और मंदी के स्टॉक्स के बीच में। अच्छा क्या करा, कोई सिप्ला, कोई सन फार्मा, कोई अपोलो हॉस्पिटल, ये बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज, तो ये फार्मा, हेल्थ केयर, ये पॉकेट ना आउट परफॉर्म करो। उधर दिवीज भी आपको कोने में नजर आएगा। दूसरी पॉकेट जो आईटी दिखा रहा था आप लोगों को, इन्फोसिस स्टैंड आउट करता हुआ नजर आया। 2% का उछाल, 1600 की ट्रेजेक्टरी पे क्लोज। टीसीएस 0.5% उछाल। ये दोनों हैवीवेट्स ने आज बाजार की बढ़िया मदद करी। आईटीसी रिजल्ट्स के बाद से ठंडा पड़ने के बाद आज फाइनली 0.5% की मजबूती के साथ क्लोज करा, लेकिन अभी भी वो 310 के लेवल्स की बात हुई थी रिजल्ट वाले दिन की, वहां से ठंडा पड़ सकता है। गया तो उसके ऊपर था, लेकिन उसके बाद से पस पड़ा हुआ है, तो 310 इसके लिए शायद उस लिहाज से इंपॉर्टेंट जोन थे। दबाव में क्या आ रहा है, एक्सिस बैंक, नहीं एडजस्टमेंट्स आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवीवेट प्रेशर में आज 1.25% इसने दिक्कत करी। बैंकिंग स्पेस देखिए लाइन से, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, सारे के सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स में वीकनेस। लार्सन एंड टूब्रो एक और हैवीवेट जो 0.5% की कमजोरी के साथ। पीएसयू बैंकिंग स्पेस आज ठंडा पड़ गया, उसमें एसबीआई 1.5% की कमजोरी के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। यह है बाजार का आज का हाल। निफ्टी फाइनली 380 एकदम फ्लैट, तो 225 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी मार्केट ने फिर अपनी रेजिलियंस दिखाई। एक्सपायरी के दिन हम फ्लैट क्लोज करते हुए इवेंचुअली 380 के जोन्स पर। वीरू फाइनली एक्सपायरी टू इट्स नेम, आज बढ़िया वॉलेटिलिटी, पर अच्छी बात यह कि फिर से रेजिलियंस, फिर से लोअर लेवल से रिकवरी। कैसी लगी क्लोजिंग और कुछ वायदा के स्टॉक्स हाईलाइट करिए। हाँ देखिए आशीष, रिकवरी ठीक है, आई मीन मोर क्लोज टू आई थिंक 38,000 38,000 के बेहद नजदीक क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक अगर आप एवरेजेस के लिहाज से देखें आशीष, मतलब रिस्क एक आई थिंक खबर आई, उसने बाजार में अगर आप देखें एक्सपायरी डे में कॉन्फिडेंस बिगाड़ा, बट स्टिल आज का निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली इसका द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। निफ्टी का आज का लो ये एग्जैक्टली वही है जो हमारा मंडे मॉर्निंग का लो था, उसको हमने वॉलेट नहीं किया। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग ठीक ठाक नजर आएगी। आज लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मा में बिल्डअप हुए और केमिकल में, और साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ आईटी दिग्गज में, और दिग्गजों में याद रखिएगा इन्फोसिस सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखेगा, जो कि 1600 की स्ट्राइक के बेहद नजदीक अपने क्लोज हुआ है। आशीष चलिए भाई, ठीक रहा सेशन, वोलेटाइल था, हाँ खबरें बहुत थी और ये इश्यूज अभी रहेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती ताइवान को लेकर, चाइना के इवेंचुअल स्टैंड्स को लेकर। इन एक्सरसाइजेस से सिर्फ वो क्या कहते हैं आई बॉल ग्रैब करने की कोशिश या उसके कुछ बियॉन्ड जाने का मन, देखते हैं कैसे प्ले आउट होती है थीम। लेकिन वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन इसमें नजर आएंगे, उस पर कुछ गेसवर्क करने की जरूरत है नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। इस समय मार्केट्स रेजिलिएंट नजर आए। जा रहा हूं छोड़ के आपको क्रेडिट पॉलिसी की टाइमलाइन के साथ। महज 18.5 घंटे बाद आपको दास साहब नजर आएंगे, शक्तिकांता दास साहब, क्रेडिट पॉलिसी अनवेल करते हुए, और सीएनबीसी आवाज में कल सुबह 7 बजे से एक बढ़िया कंटिन्यूस कवरेज आप दिन भर देखते रहिएगा। पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद, डिकोड करना मार्केट्स का मूव, मार्केट का एक्शन, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी कवरेज। नमस्कार।